Hello my dear students, welcome back to the channel with my new video. My name is Amir and from A1 Coaching. तो स्टूडेंट्स कैसे आप सब? उनके तो बहुत ही अच्छे से होंगे और अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। तो बहुत से बच्चों ने डिमांड की थी कि उनको वन शॉट वीडियो चाहिए, उनको वन शॉट ही पढ़ना है। तो पार्ट्स में मैंने अपलोड किए थे। तो आप लोगों के लिए स्पेशली डिमांड पे बहुत ज़्यादा टाइम मैनेज करने के बाद मैंने आप लोगों के लिए क्लिप जो है पूरी वन शॉट में कर दी है। तो डिमांड चैप्टर फिलहाल मैं अपलोड कर रहा हूँ, आप लोग इजीली उसको देखो स्टार्टिंग से और आपको समझ में पूरा का पूरा चैप्टर मुश्किल से 1 घंटे में आ जाएगा। तो इसको इजी अच्छे से देखो, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का ऑलरेडी अपलोडेड है, डिमांड का मैंने कर दिया है, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर कल कर दूंगा। तो इसी तरह आप लोगों के लिए जितने भी वन शॉट होंगे वन शॉट अपलोड कर दूंगा। जिनको पार्ट्स में चाहिए होगी उनको पार्ट्स में भी अपलोड हो जाएगी, ठीक है। देखो वीडियो आ रही है, कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। सर जो हमारा है उसमें है सबसे पहले लिखा है डिमांड। अब देखो बेटा डिमांड का मतलब क्या होता है। देखो डिमांड से पहले हम लोग बात करते हैं, जस्ट सपोज मान लो आप हो, ठीक है। आपका मतलब यहाँ पर मान लो एक पर्सन है जिसका नाम है क्या नाम ले लें, मिस्टर रॉकी। क्या नाम है? रॉकी भाई। रॉकी भाई को जानते हो ना, KGF वाले, है ना, तो वही है। तो मिस्टर रॉकी। तो अभी ये गरीब है, अभी ये अमीर नहीं हुए, ठीक है। और इनको चाहिए कार। क्या चाहिए? एक कार चाहिए, ठीक है। बेहतरीन वे बेहतरीन जो महंगी वाली कार आई हुई है, मर्सिडीज वगैरह, इनको चाहिए, ठीक है। मिस्टर रॉकी भाई को कार चाहिए, लेकिन अभी ये क्या है इनकी, इसको हम लोग बोलते हैं डिज़ायर। नॉर्मल लाइफ में आप लोग डिज़ायर और डिमांड का मतलब सेम समझते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा अलग है, समझना। रॉकी भाई को क्या चाहिए? कार, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। लेकिन अभी इनके पास एबिलिटी नहीं है, इनके पास एबिलिटी टू पे नहीं है, यानी कि इसका मतलब इनके पास पैसे नहीं है। मतलब रॉकी भाई को कार चाहिए, ये इनकी डिज़ायर है, लेकिन इनके पास पैसे नहीं है। अभी गरीब हैं ये, इनके पास पैसे नहीं है, बाद में अमीर होंगे, पार्ट 2 में हुए थे ना, उसी तरह अब इनके पास पैसे नहीं है खरीदने के लिए। तो एबिलिटी टू पे नहीं है। समझ में आ रही है? 80 रुपये का मतलब मेरे पास जस्ट सपोज मान लो जेब में 10 रुपये है और मैं चाह रहा हूँ कि जाके 80 रुपये वाली चॉकलेट खरीद लूँ, खरीद पाऊंगा? नहीं। तो मेरी डिज़ायर है कि मैं चॉकलेट खरीद लूँ, लेकिन एबिलिटी टू पे नहीं है, ठीक है। अब तीसरी चीज़, अब मान लो रॉकी भाई ने बहुत मेहनत करी, बहुत मेहनत करी, तो इनके पास डिज़ायर क्या थी? इनके पास कार हो जाए, ठीक है, डिज़ायर थी। अब इनके पास पैसे भी आ गए, इनके अंदर एबिलिटी टू पे भी हो गया। अब एक थर्ड चीज़ आती है, वो होती है रेडीनेस टू स्पेंड। रेडीनेस टू स्पेंड। रेडीनेस टू स्पेंड का मतलब क्या है? इसका मतलब बेटा ये है कि भाई मेरी डिज़ायर है कार खरीदने की, मेरी एबिलिटी भी है पे करने की, और मैं रेडी भी हूँ खर्चा करने के। जस्ट सपोज मान लो मेरे पास डिज़ायर है और पैसे भी हैं, लेकिन मैं खर्च करने को तैयार नहीं हूँ। समझ रहे हो? खर्च करने को तैयार नहीं हूँ, तो वो डिमांड नहीं होगी। तो डिमांड आपकी 3 चीज़ से मिलकर बनती है। पहली चीज़ तो आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए, डिज़ायर होनी चाहिए। दूसरी चीज़ आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए, आप इस लायक होने चाहिए कि उस चीज़ को खरीदने के आपके पास पैसे होने चाहिए। और थर्ड क्या है? रेडीनेस टू स्पेंड। भाई मेरे पैसे हैं, डिज़ायर है, लेकिन मैं खर्च करने को तैयार नहीं हूँ, तो डिमांड नहीं होगी। जैसे सपोज मान लो आपके अंदर डिज़ायर है और आप खर्च करने के लिए भी तैयार हो, भाई मुझे कार चाहिए और मैं खर्च करने को तैयार भी हूँ, लेकिन मेरी एबिलिटी ही नहीं है यार, मैं इस लायक ही नहीं हूँ, मेरे पास पैसे ही नहीं है, तो वो डिमांड नहीं होगी। जब तीनों चीज़ मिलेगी तो वहाँ पर आपकी क्या होगी? डिमांड क्रिएट होगी। समझ में आई बात? तो इसी को हम लोग बोलते हैं डिमांड। तो इकोनॉमिक्स में डिमांड का मतलब ऐसा होता है। नॉर्मल लाइफ में आपने कह दिया भाई मेरे पास कार हो जाए, मेरे पास मुझे कार खरीदनी है यार, तो ये सब क्या डिमांड है। लेकिन जब आप इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे तो ये 3 चीज़ जब होगी तब, और एंड किसके लिए? पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। मतलब डिमांड करते हो तो किसी पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है ना। जैसे सपोज आप लोग दूध लेते हो, डेली दूध वाला आपके घर में आता है, तो 1 लीटर दूध लेते हो। तो जब 1 लीटर दूध लेते हो तो आपके अंदर डिज़ायर है कि हमें 1 लीटर दूध चाहिए, फिर आपकी एबिलिटी भी है कि आप उसका पैसा पे कर सकते हो, फिर रेडीनेस टू स्पेंड, उसको आप खर्च करने के लिए तैयार भी हो। एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम मतलब डेली बेसिस पे ले रहे हो, कोई चीज़ हम लोग वीकली लेते हैं, कोई चीज़ हम लोग मंथली लेते हैं, तो डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ जब होगी तो वहाँ पर डिमांड होगी। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना। जो कि यहाँ पे मीनिंग लिखी है डिमांड की, जो बताया है बस वही लिखा हुआ है। तो लिखा है डिमांड फॉर अ कमोडिटी। डिमांड क्या है? कमोडिटी। कमोडिटी का मतलब कोई भी सामान। तो डिमांड किसी कमोडिटी करते हो, कार की करो, चाहे वॉच की करो, चाहे बोर्ड की करो, चाहे मार्कर की करो। तो डिमांड फॉर अ कमोडिटी refers to the quantities of a commodity
विच कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू परचेज एट वेरियस पॉसिबल प्राइसेस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। जहां पर विलिंग भी हो, इच्छा भी हो, एबल भी हो टू परचेज एट वेरियस पॉसिबल प्राइसेस, जो भी प्राइस है उसका, ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो अगर डिमांड की मीनिंग आए लिखने को तो इतना लिख के जाना मिल जाएगा। वैसे क्लास 12 में इतना इजी क्वेश्चन तो अब नहीं पूछेगा, अब तो ये 10th में पूछता था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया, लेकिन कॉन्सेप्ट जरूरी है। कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा आपका, तो कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और एक बात और बता दूं, अगर आप लोग जो है कोई भी नया बच्चा है वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, वहाँ पर उसको नोट्स और जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाया करेगी। बाकी आप इंस्टाग्राम पे भी मुझसे जुड़ सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पर भी आपको रिप्लाई ज़रूर से मिलेगा, ठीक। अब आगे बात करते हैं बेटा, हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और आगे जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, टाइप्स ऑफ डिमांड। क्या है, टाइप्स ऑफ डिमांड। डिमांड तो समझ गए, अब जो डिमांड होती है वो भी कई तरह की होती है। नंबर 1 पर है इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। अब ये सर इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड क्या होता है सर, बता दीजिए। देखो इंडिविजुअल मतलब किसी एक पर्सन की बात हो रही है, किसी एक पर्सन, यहाँ पर रॉकी भाई की बात हो रही है। किसकी हो रही है, रॉकी भाई की बात हो रही है। रॉकी भाई ने बोला कि मुझे 2 kg एप्पल्स चाहिए। जब अकेला पर्सन, जब किसी भी इंडिविजुअल की हम बात करेंगे वहां पर क्या होगा, इंडिविजुअल डिमांड। मार्केट डिमांड, यहाँ पर रॉकी भी डिमांड कर रहे हैं, आमिर भी डिमांड कर रहे हैं, जितने भी लोग, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा लोग जब किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी कमोडिटी के लिए 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर डिमांड करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्केट डिमांड। और जब कोई एक सिंगल पर्सन की बात होती है, सिर्फ सिंगल पर्सन कर रहा होता है, वहाँ पर क्या होती है, इंडिविजुअल डिमांड। अगर लिखने को आए तो सेम डिफिनेशन लिख के आना, बस एक चीज़ का ध्यान देना, यहाँ पर लिखा है ना ऑफ अ कमोडिटी विच कंज्यूमर्स, तो यहां पर लिख लेना, जब इंडिविजुअल डिमांड लिखना तो यहां लिख देना विच आ कंज्यूमर। क्या लिख देना, विच आ कंज्यूमर। और जब मार्केट डिमांड की लिखना तो यहां पर लिख देना विच ऑल कंज्यूमर। क्या लिख देना, ऑल कंज्यूमर। समझ में आ रही बात। इस तरह से आप करोगे तो आपका काम हो जाएगा और आपका इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड दोनों क्लियर हो जाएगा। यहां तक समझ में आया, आई थिंक समझ में आ गया। नंबर 2 पर है बेटा एक्स एंड एक्सपोज डिमांड। एक्सटेंड एंड एक्सपोज डिमांड, इसका मतलब क्या होता है सर, देखो एक्सटेंड एंड एक्सपोज डिमांड का मतलब क्या है। देखो फिर से एग्जांपल लेते हैं अपने रॉकी भाई का। किसका लेते हैं, रॉकी भाई, है ना, केजीएफ वाले। सबने केजीएफ देखी होगी, बेहतरीन मूवी, देखने में बहुत मन लगता है आप लोग का, है ना। तो अब स्टडी पे भी मन लगे, दोनों चीज़ करो, घूमो घामो सब करो, पढ़ाई भी करो, बट थोड़ा थोड़ा आप लोग पढ़ाई में भी मन लगाओ, मूवी देखो, बट इसमें भी करो, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको करियर इसी से बनने वाला। क्लास 12 बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपको बेटा, ठीक है। तो देखो एक्सटेंड एंड एक्सपोज डिमांड का मतलब क्या है, एक्सटेंड एंड एक्सपोज डिमांड। देखो ऐसी डिमांड जो कि आपकी विश है, जो आपकी डिजायर है। जैसे मान लो रॉकी भाई की डिमांड है कि मेरे पास क्या हो जाए, बंगला हो जाए, मेरे पास बेहतरीन कार हो जाए, मेरे पास आईफोन हो जाए। अब ये क्या है, इनकी एक विश है, खाली अभी खरीद नहीं सकते हैं, पैसे नहीं है इनके पास, खाली एक विश है। तो ऐसे विश को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटेंड डिमांड। क्या बोलते हैं, एक्सटेंड डिमांड। क्यों बोलते हैं, ऐसी चीज जहां पर आपकी विश हो, जैसे मेरी विश है अभी कि मेरे पास डिजिटल बोर्ड हो जाए, समझ रहे हो, तो यहां पर कैसी डिमांड हो जाएगी, एक्सटेंड डिमांड। मतलब जो पूरी नहीं हो सकती, खाली आप एक तरह से अपने मन में ख्याली पुलाव बना रहे हो, है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटेंड डिमांड। और एक्सपोज डिमांड का मतलब जो एक्चुअल में आप बाय कर सकते हो, एक्चुअली में आप बाय कर सकते हो। मतलब जैसे बोला भाई शॉप देख रहे हैं कार खरीदने के और खरीद रहे हैं जाके 2 किलो आम, 2 किलो सेब, 1 किलो आलू, पोटैटो, है ना। एक्सपोज डिमांड, एक्चुअल में जो आप बाय कर सकते हो। मतलब यहाँ पर आपकी ख्वाहिश है मर्सिडीज हो और आपने यहाँ पर एल्टो है आपके पास, है ना। तो एक्सपोज डिमांड वो होती है जो आपके पास एक्चुअल में है और जो आप खरीद सकते हो। और एक्सटेंड डिमांड होती है जो आप एक डिजायर है आपके अंदर, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटेंड डिमांड। आई होप क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसका नोट्स मैं दे दूंगा, उसको अच्छे देख लेना, जो भी डाउट रह गया होगा मन में वो भी क्लियर हो जाएगा। बुक से एक बार रीड जरूर से करना, बुक से एक बार रीड जरूर से करना, ठीक है बेटा। आगे देखो 3rd पॉइंट है हमारा ज्वाइंट डिमांड। क्या है, ज्वाइंट डिमांड। अब ज्वाइंट डिमांड क्या होता है सर, देखो एग्जांपल समझो, अभी समझ में आ जाएगा। ज्वाइंट डिमांड का मतलब होता है कि जहां पर 2 और मोर गुड्स, 2
और मोर गुड्स या फिर 2 और मोर कमोडिटीज़, मतलब किसी भी डिमांड को पूरा करने के लिए, किसी भी एक डिमांड को पूरा करने के लिए जब हमें 2 या 2 से ज़्यादा कमोडिटीज़ की जरूरत पड़ती है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जॉइंट गुड्स। मतलब सर देखो, जैसे है ये आपका कार एंड पेट्रोल, ठीक है, कार एंड पेट्रोल, मान लो ये आपका मेरे हाथ में जो है क्या है, मार्कर और इंक। इसका मतलब क्या है, देखो अगर मान लो आपके पास कार है, जॉइंट डिमांड का मतलब मान लो आपके पास कार है, लेकिन आपको कार है तो पेट्रोल की ज़रूरत पड़ेगी, पेट्रोल के बिना कार अधूरी है, समझ में आ रही बात। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंड है भाई, मतलब कार है तो पेट्रोल तो होना ही चाहिए, उसके बिना काम नहीं होगा। नंबर 2, मार्कर और इंक। अब मार्कर है लेकिन इंक नहीं है, किसी काम का है ये नहीं है, उठा के फेंक देना पड़ेगा, समझ में आ रही बात। तो क्या होती है जॉइंट डिमांड, ऐसी डिमांड जहां पर 2 या 2 से ज़्यादा गुड्स की ज़रूरत पड़ती है हमें किसी भी एक डिमांड को पूरी करने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं जॉइंट डिमांड। क्लियर, समझ में आया, ठीक है। एक बार बुक से रीड ज़रूर से कर लेना, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ और एकदम क्लैरिफिकेशन आपके अंदर आ जाएगा। नंबर 4 बेटा, कंपोजिट डिमांड। कंपोजिट डिमांड क्या होता है सर, कंपोजिट डिमांड होता है इसका जॉइंट डिमांड का उल्टा। क्या होता है, जॉइंट डिमांड का उल्टा। जस्ट सपोज मान लो यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, इलेक्ट्रिसिटी। जॉइंट डिमांड में क्या था कि एक डिमांड को पूरा करने के लिए 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ की ज़रूरत होती है, लेकिन कंपोजिट डिमांड में उल्टा है। कंपोजिट डिमांड एक ऐसी डिमांड है जहाँ पर एक डिमांड से कई डिमांड पूरी हो रही है। क्या हो रही है, एक चीज़ से कई चीज़ पूरी हो रही है। जैसे क्या, इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी है तो ये आपके इंडस्ट्री में भी काम आएगी, ये आपके हाउस होल्ड में भी काम आएगी, ये आपकी ट्रेन चलाओगे उसमें भी काम आएगी। मतलब इलेक्ट्रिसिटी आपकी एक डिमांड से कई डिमांड पूरी हो रही है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, कंपोजिट डिमांड। या एग्जाम्पल और ले सकते हो, मिल्क का ले सकते हो। मिल्क है, दूध है आपके घर में भाई, तो आप इससे खीर भी बना सकते हो, पनीर भी बना सकते हो, खोआ भी बना सकते हो, है ना, बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो, कस्टर्ड बना सकते हो, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आप प्रिपेयर कर सकते हो। जब एक किसी गुड से, एक कमोडिटी से कई और डिमांड पूरी हो रही हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट डिमांड बोलते हैं। समझ में आया बेटा, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा आपका डायरेक्ट डिमांड। क्या है आपका, डायरेक्ट डिमांड। अब डायरेक्ट डिमांड क्या होता है सर, डायरेक्ट डिमांड का मतलब होता है जब किसी भी गुड्स के लिए आप डायरेक्टली डिमांड कर देते हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट डिमांड। डायरेक्ट मतलब सर, जैसे मैंने बोला ये मार्कर मुझे चाहिए, ये मेरी डायरेक्ट डिमांड है, मैंने जाकर खरीद लिया। मुझे घर चाहिए, मुझे क्या चाहिए, कोई घर मुझे पसंद है, मुझे घर चाहिए, हाउस चाहिए, ये क्या है, डायरेक्ट डिमांड। समझ में आ रही बात। जब किसी भी चीज़ की आप डायरेक्टली ज़रूरत हो, आप उसकी डिमांड करते हो, उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट डिमांड। और नेक्स्ट है आपका डिराइव डिमांड, इसी से रिलेटेड। जस्ट सपोज मुझे हाउस चाहिए, मुझे घर चाहिए, ये मेरी कैसी डिमांड है बेटा, डायरेक्ट डिमांड। लेकिन इस घर को बनाने के लिए मुझे किसकी ज़रूरत है, ब्रिक, ईंटे की ज़रूरत है, सीमेंट की ज़रूरत है, लेबर की ज़रूरत है ना। तो क्या ये डायरेक्टली ये ज़रूरत है कि नहीं है, लेकिन घर को बनाने के लिए हमें ये सारी चीज़ों की ज़रूरत है। तो जब किसी डायरेक्ट डिमांड को पूरा करने के लिए किसी इनडायरेक्टली ज़रूरत होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिराइव डिमांड। डायरेक्टली ज़रूरत नहीं है इनकी, बट इनडायरेक्टली ज़रूरत है, ये किसी डिमांड को पूरा करने में हमारी हेल्प करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डिराइव डिमांड। ऐसी डिमांड जो डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली होती है, उसको हम लोग बोलते हैं डिराइव डिमांड। समझ में आया, आई होप अच्छे से मज़ा आया होगा पढ़ने में, कि नहीं आया। देखो कितना हो गया, 18 यानी कि 15 मिनट्स कंपेयर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बेहतरीन जितनी भी टाइप्स ऑफ डिमांड वगैरह बताया है सब समझ में आ गया होगा। नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लेना, ठीक है। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, अभी नहीं रोकते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं और हम लोग देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड जल्दी से, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लो, 2 मिनट में अभी आया। हाँ तो बेटा, तो चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका बोर्ड एग्जाम के लिए, इसको ध्यान से देखना, इसमें से क्वेश्चन ज़रूर से बनता है, ठीक है। तो क्या है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड या फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। मतलब ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जहां पर डिमांड आपकी अफेक्ट होती है। मतलब ऐसे बहुत से फैक्टर डिपेंड करते हैं जहां पर आपकी कभी डिमांड ज़्यादा हो जाती है, डिमांड कम हो जाती है। तो कौन कौन से फैक्टर है आप जो कि डिमांड को इफेक्ट करते हैं, उसी को हमें चलो देखना है अब, ठीक है। तो अच्छे से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। नंबर 1 पर है बेटा प्राइस ऑफ द कमोडिटी। नंबर 1 पर क्या है,
प्राइस ऑफ द कमोडिटीज। इसका मतलब क्या है, कमोडिटी का मतलब होता है कोई भी सामान। तो ये बोल रहे हैं कि जब कभी भी किसी भी कमोडिटी का प्राइस कम या ज़्यादा होता है, उससे डिमांड पर क्या होता है बेटा, इफेक्ट पड़ता है। जैसे मान लो कि ये है आपका प्राइस, ये है आपकी डिमांड। तो ये बोलता है, ये इसमें क्या होता है कि मान लो कि कोई भी कमोडिटी है, मान लो एप्पल है, तो अगर उसका प्राइस बढ़ गया, अगर इस एप्पल का प्राइस बढ़ गया, पहले 100 रुपये का 1 किलो मिलता था, अब 300 रुपये का 1 किलो मिल रहा है। समझ में आ रही बात? 100 का 1 kg था, अब 300 का 1 kg है। तो जब प्राइस आपका, ये बोल रहे हैं जब प्राइस आपका कम था तो डिमांड क्या थी, ज़्यादा थी। भाई जब 100 रुपये का 1 किलो मिल रहा था, मैं ज़्यादा सेब खरीद रहा था, ज़्यादा एप्पल खरीद रहा था। लेकिन जब एप्पल का प्राइस बढ़ गया, एप्पल का प्राइस बढ़ गया, तो भाई मैंने क्या, भाई सेब नहीं खाऊंगा, अब मैं केला खाऊंगा, अब मैं अमरूद खाऊंगा, अब मैं ग्रेप्स खाऊंगा, है ना, अब मैं अलग अलग फ्रूट्स दूसरा खाऊंगा। क्यों? क्योंकि एप्पल का रेट क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो वही बोल रहे हैं कि अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड क्या हो जाएगी बेटा जी, कम हो जाएगी। समझे कि नहीं समझे? फिर समझो, मान लो कोई भी गुड्स है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कोई भी सामान ले लो, ये मार्कर है, तो अगर मार्कर का प्राइस कम था तो मैं डिमांड की ज़्यादा करता था। लेकिन जब इसका प्राइस बढ़ गया तो मैंने क्या किया, इसका प्राइस बढ़ गया तो मैंने डिमांड कम कर दी। हो सकता है मैं चौक लेने लगा हूँ, है ना, दूसरी चीज़ चौक से ब्लैक बोर्ड ले लिया मैंने। तो डिपेंड करता है। तो जब भी कभी प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगी, जब भी प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या होगी, घटेगी। कैसा रिलेशन बना इसमें बेटा, इनवर्स रिलेशन बना। कैसा बनेगा, इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन मतलब अपोजिट, प्राइस घट रहा है डिमांड बढ़ रही, प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड घट रही है। इसको हम लोग बोलते हैं, इसमें इनवर्स रिलेशन बनेगा। रफ कर दूं? ठीक है, चलो आगे देखो जल्दी से। नंबर 2 पर है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। नंबर 2 पर क्या है बेटा, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अब इनकम जो होती है कंज्यूमर की, उससे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। क्या इफेक्ट पड़ता है, मान लो कोई भी कंज्यूमर है, अगर उसकी इनकम नॉर्मल, अगर हम लोग बात करें तो अगर किसी भी पर्सन की इनकम बढ़ जाएगी तो वो डिमांड क्या करेगा, बढ़ा देगा। अगर मान लो आपकी इनकम को वाई से डिनोट करते हैं, अगर आपकी इनकम बढ़ गई तो आपकी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। भाई अगर मैं पहले 20,000 कमाता था, अब मैं 50,000 कमा रहा हूँ, तो भाई मैं अच्छे कपड़े खरीदूंगा, मैं और कुछ जो मेरी ज़रूरत की चीज़ें मैं खरीदूंगा, मैं पंखा लगा रखा तो मैं एसी लगा लूँगा। तो अगर मेरी इनकम बढ़ गई तो मैं डिमांड क्या कर दूंगा, बढ़ा दूंगा। लेकिन अगर मेरी इनकम मान लो कम हो गई तो मैं डिमांड क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा। ये तो नॉर्मल सी बात हुई इनकम ऑफ द कंज्यूमर में, यानी कि इनकम के केस में। लेकिन इतना समझ में आया, इनकम जब भी बढ़ेगी डिमांड बढ़ जाएगी, इनकम घटेगी डिमांड घट जाएगी। लेकिन इनकम के केस में अलग तरह के 3 गुड्स आते हैं। क्या आते हैं, 3 गुड्स आते हैं, जिसमें आपका एक गुड्स होता है बेटा नॉर्मल गुड्स, ठीक है, दूसरा होता है आपका बेटा इंफीरियर गुड्स, ठीक है, और तीसरा होता है बेटा आपका इनएक्सपेंसिव गुड्स। क्या है, इनएक्सपेंसिव गुड्स, ठीक है। तो सबसे पहले नॉर्मल गुड्स, पहले समझो नॉर्मल गुड्स क्या होता है। नॉर्मल गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो कि एक अच्छी क्वालिटी के होते हैं, ठीक है, मतलब जिनको हम लोग बोलते हैं कि सुपीरियर क्वालिटी की, अच्छी क्वालिटी की गुड्स है, ठीक है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल गुड्स। इन्फीरियर गुड्स क्या होते हैं, इन्फीरियर गुड्स मतलब जिनकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है और जो गरीब लोग होते हैं वो इसको ज़्यादा पसंद करते हैं, खरीदते हैं, ठीक है। इनएक्सपेंसिव क्या है बताता हूँ अभी, ठीक। तो नॉर्मल गुड्स के केस में क्या होगा, नॉर्मल अगर इनकम की बात करते हैं, जब अभी हम लोग इनकम की बात करते हैं तो इनकम बढ़ती है तो कस्टमर डिमांड बढ़ाता है। कोई भी पर्सन होगा, अगर आपकी इनकम बढ़ गई तो आप डिमांड बढ़ा दोगे, इनकम घट जाएगी डिमांड कम कर दोगे। लेकिन नॉर्मल केस के गुड्स में क्या होता है, नॉर्मल केस के गुड्स में, ये आपसे पूछेगा नॉर्मल केस के गुड्स में क्या होगा। तो नॉर्मल केस की गुड्स में अगर मान लो किसी भी पर्सन की इनकम बढ़ गई तो नॉर्मल गुड्स कैसे होते हैं, अच्छे गुड्स होते। तो अगर मेरी इनकम बढ़ गई तो मैं नॉर्मल गुड्स की डिमांड क्या कर दूंगा, बढ़ा दूंगा। क्या कर दूंगा, बढ़ा दूंगा। क्यों बढ़ा दूंगा भाई, क्योंकि नॉर्मल गुड्स तो अच्छे गुड्स होते हैं। अगर मेरी इनकम ज़्यादा होगी तो मैं अच्छी क्वालिटी गुड्स लूंगा ना, मैं मतलब बेहतरीन गुड खरीदूंगा, अच्छा सामान खरीदूंगा, ब्रांडेड सामान खरीदूंगा। लेकिन मान लो अगर मेरी इनकम कम हो गई तो मैं डिमांड क्या कर दूंगा, नॉर्मल गुड्स की कम कर दूंगा। क्यों कम कर दूंगा भाई, क्योंकि मेरी इनकम कम हो गई तो मैं नॉर्मल गुड्स अब नहीं खरीदूंगा। समझ में आ रही बात। इसी को अगर हम लोग इन्फीरियर गुड्स में देखें, नॉर्मल गुड्स के केस में कैसा रिलेशन बन रहा है, डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है। इन्फीरियर गुड्स में क्या है, इन्फीरियर गुड्स में अगर मान लो आपकी इनकम बढ़ गई, इनकम अगर आपकी बढ़ गई इन्फीरियर गुड्स में, तो इन्फीरियर गुड्स कैसे होते हैं, चीप क्वालिटी के होते हैं, इतने अच्छे गुड्स नहीं होते हैं। तो अगर मेरी इनकम बढ़ गई तो मैं इन्फीरियर गुड्स की क्वालिटी क्या कर दूंगा, लेना
कम कर दूंगा, पानी वाला दूध लेना मैं कम कर दूंगा, अमूल का दूध लूंगा। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पर डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी इन्फीरियर गुड्स के केस में। लेकिन अगर मान लो मेरी इनकम कम हो गई, भाई मैं अब गरीब हो गया, अब पैसे कम है, तो मैं क्या करूँगा, वही पानी वाला दूध लूँगा, जाके सस्ते वाले सामान खरीदूंगा। समझ रहे हो? तो वहाँ पर डिमांड क्या हो जाएगी बेटा जी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे कैसा रिलेशन है, इनवर्स। दोनों में कुछ फर्क समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कहने का मतलब नॉर्मल गुड्स के केस में इनकम बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती है, इनकम घटती है तो डिमांड घटती है। लेकिन इन्फीरियर गुड्स के केस में इनकम बढ़ेगी डिमांड घटेगी, इनकम घटेगी तो डिमांड बढ़ेगी। समझ में आई बात? तीसरा होता है बेटा आपका इनएक्सपेंसिव गुड्स। इनएक्सपेंसिव गुड्स के केस में क्या होता है कि ये ऐसे गुड्स होते हैं जैसे मान लो आपका मैच बॉक्स हो गया, माचिस समझते हो ना, वो हो गया, आपका सॉल्ट नमक हो गया, है ना, छोटी छोटी चीज़ें हो गई, है ना, टॉफ़ी बिस्किट ये सारी चीज़ें हो गई। तो ऐसे केस में क्या होगा, अगर मान लो आपकी इनकम बढ़ गई, अगर आपकी इनकम बढ़ गई तो आप एक लिमिट तक क्या करोगे, डिमांड को बढ़ाओगे, उसके बाद क्या करोगे, उसको कांस्टेंट कर दोगे। मतलब मान लो मेरी इनकम बढ़ गई तो मैं माचिस 2 खरीदता था, 5 खरीद लूँगा, 6 खरीद लूँगा। अब एक ट्रक भर के थोड़ी ना ले आऊँगा, पूरी कार भर के माचिस थोड़ी ना खरीद लूँगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो इन एक्सपेंसिव गुड्स के केस में क्या होता है, एक लिमिट तक आपकी डिमांड बढ़ेगी, फिर वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। समझ में आई बात? तो इसको हम लोग बोलते हैं इन एक्सपेंसिव गुड्स। तो ये सब आपको रटना नहीं है, अपने ओन वर्ड्स में लिखना है। व्हेन कंज्यूमर इनकम इंक्रीजेज द डिमांड ऑफ नॉर्मल गुड्स विल बी डिक्रीज। इस तरह से अपने नॉर्मल लैंग्वेज में, अपनी ओन लैंग्वेज में लिखना है, रटने की जरूरत नहीं है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लेना और इसका नोट्स आप लोग को मैं दे दूंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते जल्दी से, आगे बढ़ो। आगे क्या है, कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस। कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस का मतलब क्या है भाई, सिंपल सी चीज़ है कि टेस्ट एंड प्रेफरेंस समझते हो, जैसे आपकी पसंद में कोई चीज़ आ गई, मतलब आपके टेस्ट में कोई चीज़ आ गई, जैसे मैगी है, तो अगर आपको मैगी है, मैगी आपके पसंद में आ गई, आपको मैगी टेस्ट पसंद आ गया, अगर कोई चीज़ आपके टेस्ट में आ गई तो ऐसे केसेस में आपको प्राइस का फ़र्क नहीं पड़ता। भाई मैगी मुझे अच्छी लग रही है, अब मैगी 10 की हो, 12 की हो, 15 की हो, 20 की हो, मैं तो मैगी ही खाऊंगा। तो ऐसे केस में क्या होता है, डिमांड बढ़ जाती है। अब मान लो मैगी मेरे टेस्ट उतर गया, मुझे नहीं अच्छी लग रही है, जब टेस्ट उतर जाएगी तो डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझे कि नहीं समझे? तो ये इफेक्ट हो रहा है, क्या है हमने क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। तो कौन कौन से फैक्टर जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं, तो वही आप पढ़ लो। जब टेस्ट में आपके कोई चीज़ आ गई, आपको कोक पसंद आ गया, आपको थम्स अप पसंद आ गया, आपको स्प्राइट नहीं पसंद, आपको थम्स अप पसंद है, तो आपको टेस्ट में आ गया, डिमांड बढ़ गई। आपको थम्स अप कम अच्छा लगने लगा तो आपकी टेस्ट से घट गया, डिमांड घट गई। समझ में आई बात? ये हो गया 3। उसके बाद देखो नंबर 4 पे, नंबर 4 पे है आपका प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स का मतलब क्या है कि गुड्स पे डिपेंड करता है। देखो प्राइस ऑफ रिलेटेड मतलब देखो, 2 गुड्स हमारे गुड्स जो होते हैं 2 तरह के होते हैं। एक होता है एक आपका होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और एक होता है आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स, गुड्स, और दूसरा क्या आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। दोनों के केस में अलग अलग मामला है। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं, जैसे आप ले लो टी एंड कॉफ़ी। क्या ले लो आप, टी एंड कॉफ़ी। इसमें क्या होता है सर, देखो दोनों एक दूसरे सब्स्टिट्यूट है। अगर मान लो टी का प्राइस बढ़ गया, अगर टी का प्राइस बढ़ गया तो मैं क्या करूंगा भाई, मैं टी छोड़ के क्या कर दूंगा, कॉफ़ी पीना शुरू कर दूंगा। समझ रहे हो, समझ के नहीं समझ रहे हो? तो बोल रहा है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, तो गुड्स पे भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पर क्या है कि जब टी का प्राइस बढ़ गया तो मैंने कॉफ़ी की डिमांड क्या कर दी, बढ़ा दी। भाई जब टी के प्राइस में कॉफ़ी मिल रही है तो मैं कॉफ़ी पी लूँगा। लेकिन अगर मान लो प्राइस इसका घट गया तो मैं कॉफ़ी की डिमांड घटा के टी पीना स्टार्ट कर दूंगा। समझ में आ रही बात? इसी को बोलते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड बढ़ती है, प्राइस घटता है डिमांड घटती है, और इसमें कैसा रिलेशन बनता है, डायरेक्ट रिलेशन। समझ में आई बात कि नहीं? समझे? नंबर 2 पर है बेटा आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। क्या है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स? इसमें क्या होता है, इसका मतलब है जैसे मान लो कार एंड पेट्रोल एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ये समझ में आ रही बात? इन दोनों कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के गुड्स में याद रखना, दोनों लोग एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जैसे कार एंड पेट्रोल, अगर कार का प्राइस, इसमें ऐसे लिख लो, मान लो समझने के लिए, पेट्रोल एंड कार, तो पेट्रोल का प्राइस अगर बढ़ गया तो कार की डिमांड क्या हो जाएगी,
कम हो जाएगी। भाई पेट्रोल का प्राइस बढ़ता जा रहा है तो मैंने सोचा भाई इतना प्राइस बढ़ रहा है तो मैं नहीं लूँगा, भाई मैं बाइक से ही खुश हूँ, मैं साइकिल ही चला लूँगा। लेकिन अगर पेट्रोल का प्राइस घट गया, सस्ते में हो गया, गवर्नमेंट ने प्राइस सस्ता कर दिया, लो भैया खरीदो, तो कार की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सर अब कह रहे हो सर पेट्रोल कौन देखता होगा, बेटा मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं ना वो लोग पेट्रोल का रेट वगैरह सब देखते हैं, अमीरों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मिडिल क्लास वाले हैं, हम लोग जैसे लोग हैं, उनको बहुत फर्क पड़ता है। अगर प्राइस पेट्रोल का ज़्यादा है तो लोग डिमांड कम कर देंगे कार की, आप पता कर लेना कहीं पे, ठीक है। लेकिन प्राइस घटेगा तो डिमांड वो बढ़ा देंगे। ये कैसे केस में आपको आता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में। क्लियर, समझ पाया, इंपॉर्टेंट है ये गुड्स भी आपसे पूछ लेता है गुड्स क्या होते हैं, तो इसको अच्छे से बेटा एक बार प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ो। आगे क्या है, कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन। कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन में क्या है भाई, मान लो कोई भी कंज्यूमर है, उसने एक्सपेक्ट करा है कि फ्यूचर में किसी भी चीज़ का प्राइस महंगा होने वाला है। जैसे ये मार्कर है अभी 25 रुपए का है, लेकिन मुझे मालूम चला कि कल को ये 40 रुपए का हो जाएगा। अभी मुझे मालूम है ये 25 रुपए का है, 25 रुपीज़ का है, बट फ्यूचर में 40 का होने वाला है। तो मैं क्या करूँगा, सोचूंगा भाई एक काम करो पहले ही से मैं खरीद लेता हूँ। तो अगर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन में कस्टमर को लगता है कि प्राइस बढ़ने वाला है तो वो डिमांड बढ़ा देता है। अगर उसको लगता है कि प्राइस फ्यूचर में बढ़ेगा तो डिमांड क्या करेगा, वो बढ़ा देगा। लेकिन उसको लगता है कि फ्यूचर में प्राइस कम होने वाला है, भाई मुझे पता है कि अभी तो 25 रुपए का है, लेकिन 10 दिन बाद यही मार्कर 10 रुपए का मिलने वाला, अभी 25 का है 10 का मिलेगा, तो मैं डिमांड अभी क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा। कहूँगा भाई रुको रुको रुको, अभी क्या करना है, अभी रुक जाओ, फ्यूचर में प्राइस कम होने वाला है, तब मैं डिमांड बढ़ाऊंगा। तो प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन से ये, ठीक है। और फ्यूचर में एक्सपेक्ट है कि प्राइस घटेगा तो डिमांड अभी घट जाएगी, ठीक है, समझ गए। उम्मीद अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटीज़ एक और देख लो, 6 से ज़्यादा आपसे नहीं पूछता है। तो कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटीज़ का मतलब है कि अगर बैंक आपको लोन वगैरह ज़्यादा दे रहा है तो आप डिमांड क्या करोगे, बढ़ा दोगे। भाई आपको लोन मिल रहा है बैंक से, तो आपको लोन बैंक से अगर मिल रहा है तो आप कहोगे भाई कार खरीदोगे, घर बनवाओगे, बहुत कुछ करोगे, डिमांड बढ़ाओगे। लेकिन अगर नहीं मिल रहा है, क्रेडिट फैसिलिटी अच्छी नहीं है, तो डिमांड क्या कर दोगे, कम कर दोगे। आई होप यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। रफ कर लूँ, चलो। तो ये हो गए आपके 6 फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। ये आपके इंडिविजुअल डिमांड की, किसके बेटा, इंडिविजुअल डिमांड। 2 डिमांड बताई थी ना मैंने, इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड। तो इंडिविजुअल डिमांड है, ठीक है, ये है आपका मार्केट डिमांड, ठीक है। तो अब एक चीज़ को ध्यान में रखना कि जितने भी इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड में, तो पूरे के पूरे आप इंडिविजुअल डिमांड में सबको लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन मार्केट डिमांड में आप खाली नहीं, सॉरी, जितने भी आपके मार्केट डिमांड में, तो मार्केट डिमांड में आप सब लिख सकते हो पूरा का पूरा, लेकिन इंडिविजुअल में आप सिर्फ इसको ही लिख सकते हो। समझ में आ रही बात। मार्केट डिमांड में इसलिए मैंने 4 लिखा है क्योंकि आपको 4 लिख लिए, आप ये सबको भी लिख सकते हो, लेकिन इंडिविजुअल में क्या था, आप खाली इसी को लिख सकते हो, ठीक। तो अब आगे हम लोग बात करते हैं मार्केट डिमांड में क्या इफेक्ट होता है, ठीक। जब मार्केट डिमांड, जहाँ पर एक से कई ज़्यादा लोग मिलकर डिमांड करते हैं। नंबर 1 पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का यहाँ पर क्या मतलब है, अगर किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ पर डिमांड भी क्या होगी भाई, ज़्यादा होगी। खाने पीने की चीज़, पार्क, हॉस्पिटल, सारी फैसिलिटीज़ ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि पॉपुलेशन ही ज़्यादा है तो वहाँ पर डिमांड भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर पॉपुलेशन कम हो जाए तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये हो गया नंबर 1 पर, ठीक, क्लियर है, समझ में आया। नंबर 2 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, अगर डिस्ट्रीब्यूशन इनकम मान लो अगर ज़्यादा है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब है कि अनइक्वलिटी है, इक्वालिटी नहीं है। मतलब अमीरों के पास ज़्यादा पैसा है, गरीबों के पास पैसा कम है। तो अगर अनइक्वल है, अगर तुम्हारी डिस्ट्रीब्यूशन इनकम अनइक्वल है, अमीरों के पास पैसा ज़्यादा है, गरीबों के पास नहीं है, इक्वालिटी नहीं है, तो ऐसे केसेस में क्या होगा, अनइक्वल रहेगी। तो आपकी जो डिमांड है लग्जरीज गुड्स के लिए, किसके लिए, लग्जरी गुड्स के लिए डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन इनकम है वो इक्वल लगती है, तो ऐसे केस में लग्जरीज गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी, और जो नेसेसिटीज़ की चीज़ें हैं, वीट, राइस, ये सारी चीज़ें, उसकी डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। एक बार फिर से सुन लो, डिस्ट्रीब्यूशन इनकम में अगर आपकी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है तो ऐसे केस में लग्जरीज गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, और अगर इक्वल है तो लग्जरीज गुड्स की डिमांड घटेगी। और वीट वगैरह की क्या होगी, नेसेसिटीज़ की चीज़ों की डिमांड इक्वल होने पे बढ़ेगी और अनइक्वल होने पे घटेगी, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलो आगे देखो, गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी क्या है भाई, गवर्नमेंट पॉलिसी का मतलब है गवर्नमेंट ने अगर कोई पॉलिसी ला दी, अच्छी ला दी, टैक्स वगैरह बढ़ा दिया, तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। टैक्स घटा दिया
तो डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। भाई कोई भी चीज़ है, गवर्नमेंट ने अगर किसी भी बिजनेस में गवर्नमेंट पॉलिसी ला दी, टैक्स बढ़ा दिया, बोला आज से जो लोग जो हैं मान लो मोबाइल खरीदते हैं तो अब उनको 2,000 रुपये टैक्स एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, क्या करेंगे? मतलब मोबाइल तो नॉर्मल चीज़ हो गई, मोबाइल पे नहीं लगाई गवर्नमेंट, सिगरेट पे लगा दिया, 20 वाली सिगरेट 100 रुपये की, तो बहुत से लोग सिगरेट पीना ऐसे ही बंद कर देंगे। क्यों कर देंगे भाई? तो टैक्स तो ज़्यादा हो गया, डिमांड कम हो गई, टैक्स घट गया, सिगरेट पे टैक्स लगना बंद, मूवी पे टैक्स लगना बंद, तो बहुत से लोग मूवी देखने चले जाते हैं, है ना। बहुत से लोग सिगरेट पीना भी हो सकता है स्टार्ट कर दे। अगर टैक्स घट गया तो डिमांड क्या हो जाएगी बेटा जी, बढ़ जाएगी। तो गवर्नमेंट पॉलिसी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और ये सब मार्केट डिमांड में आप ये सब भी लिख के आ सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इंडिविजुअल में खाली इसको लिख के आना। आगे देखो, लास्ट है क्लाइमेटिक फैक्टर। क्लाइमेटिक फैक्टर क्या होता है? क्लाइमेटिक फैक्टर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर में आता है कि देखो फैक्टर भी डिपेंड करता है डिमांड पे, ठीक है। जैसे मान लो वेदर का मौसम है, मतलब जैसे वेदर आपका हॉट है, समर का है, तो ऐसे केसेस में क्या होगा, डिमांड दूसरी होगी। आप क्या करोगे, टी शर्ट की डिमांड करोगे, है ना, ठंडी ठंडी चीज़ें खाओगे, आइसक्रीम खाओगे। लेकिन अगर वेदर आपका विंटर का है तो ऐसे केसेस में आप क्या करोगे, अगर विंटर का है तो आप क्या करोगे, जैकेट मांगोगे, है ना, जैकेट लोगे, स्वेटर लोगे, हीटर लोगे, रूम हीटर लोगे, है ना, गर्म एसी का यूज़ करोगे, ये सारी चीज़ें विंटर में। लेकिन हॉट में क्या हो गया, आप टी शर्ट पहन के घूमोगे। समझ में आ रही बात? तो ये डिपेंड करता है क्लाइमेटिक फैक्टर पे भी, ठीक, क्लियर, समझ में आया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नहीं समझ में आया हो तो कोई डाउट रह गया हो तो पूछ लेना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक अच्छे समझ में आ गया होगा। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट, डिमांड फंक्शन क्या होता है सबसे पहले, ठीक है। तो देखो डिमांड का मतलब तो आप समझ चुके थे, तो अगर नहीं पता कोई ऐसा है जो पहली बार आया तो जाके इसका पार्ट 1 देखे, तब उसको ये टॉपिक अच्छे से डिटेल में समझ में आ पाएगा आगे का, ठीक है। देखो जब डिमांड होती है तो कभी डिमांड ज़्यादा होती है, कभी डिमांड क्या होती है, कम होती है। तो ऐसे बहुत से फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से डिमांड ज़्यादा होती है, डिमांड कम होती है। वो चाहे वो प्राइस को लेकर हो, भाई हो सकता है कभी प्राइस ज़्यादा हो गया, महंगा हो गया तो हम लोग डिमांड कम कर देते हैं, प्राइस सस्ता हो गया तो डिमांड बढ़ा देते हैं। टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो गया, कोई चीज़ हमारे टेस्ट में आ गई, में बहुत पसंद आ गई तो उसकी डिमांड हम बढ़ा देते हैं, है ना। बहुत सब्स्टिट्यूट के केस में था कि मान लो भाई चाय और कॉफ़ी है, टी और कॉफ़ी है, कॉफ़ी का रेट सस्ता हो गया तो हम लोग कॉफ़ी पीने लगते हैं। तो ऐसे बहुत से रीजन थे जिसकी वजह से हमारी डिमांड कम या ज़्यादा होती है, ठीक है, इफेक्ट होती है। तो जो डिमांड इफेक्ट होती है, जो भी जिन फैक्टर्स की वजह से, जिन डिटर्मिनेंट्स की वजह से हमारी डिमांड अफेक्ट होती है, उसी का फंक्शनल दिखाना, उसी का रिलेशन दिखाना, एक किसमें, अलजेब्रिक फॉर्म में, एक्सप्रेशन में, एक लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिमांड फंक्शन। तो डिमांड फंक्शन एक नॉस्टली ना के बराबर, ऐसा कुछ खास नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट हो, एक सिंपल सा टॉपिक है। डिमांड फंक्शन क्या है, जहां पर एक लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में आप दिखाते हो क्या रिलेशन है डिमांड और उसके डिटर्मिनेंट्स के बीच में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी, डिमांड फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है, डिमांड फंक्शन स्टेट्स द रिलेशनशिप। डिमांड फंक्शन क्या बताता है, स्टेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड, देखो डीएन यहाँ पर क्या डिमांड है, ठीक है, फॉर अ प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट के लिए, एंड इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। तो उसके बीच में क्या रिलेशन है भाई, कोई भी डिमांड है, यहाँ पर डी का मतलब क्या है बेटा, डिमांड, ठीक है, जो और एन जो है, एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कमोडिटी को या फिर प्रोडक्ट को, किसी भी कमोडिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो किसी भी कमोडिटी के लिए आपकी जब डिमांड होगी, और एफ का मतलब क्या है, फंक्शनल रिलेशनशिप, एफ का मतलब क्या है, फंक्शनल रिलेशनशिप, तो इनके बीच में क्या रिलेशनशिप होगा, तो उसी की बात कर रहा है, ठीक है। तो डिमांड और फंक्शनल रिलेशनशिप किस चीज का, प्राइस फॉर द कमोडिटी, पीएन का मतलब है, वाई का मतलब इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टी का मतलब है टेस्ट एंड प्रेफरेंस, एच का मतलब, ई का मतलब यहाँ पर है एक्सपेक्टेशन फॉर फ्यूचर प्राइस, ठीक है। तो एच का मतलब क्या है, एच का मतलब होता है पॉपुलेशन से मतलब है, और वाई बार का मतलब है बेटा स्टेट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, किससे है, स्टेट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, और जी का मतलब है गवर्नमेंट पॉलिसी, क्या है, गवर्नमेंट पॉलिसी। तो इसी सारी चीज को आप लिख भी सकते हो यहाँ पर। वाई का मतलब क्या हो गया, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ठीक है, इनकम हो गई। ई क्या है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, कि भाई फ्यूचर में क्या प्राइस होगा, क्या ज़्यादा होगा, जो अभी आप लोगों ने डिटरमिनेंट्स पढ़े थे ना लास्ट वीडियो में, बस उसी चीज़ को नॉर्मल से आपको अलजेब्रिक इक्वेशन में दिखाना, इक्वेशन के फॉर्म में दिखाना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिमांड फंक्शन, ठीक है, क्लियर है। तो सारी चीज़ को लिख नहीं रहा हूँ मैं, आपको नोट्स दूंगा उसमें लिखा रहेगा, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। एच फॉर क्या है, पॉपुलेशन के लिए हो गया आपका, और ये वाई खाली जो होगा वो इनकम के लिए होगा, और वाई बार क्या होगा, वाई बार आपका होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, किसके लिए होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। क्लियर, समझ में आया कि नहीं, उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना है इसका तो ले लो डेफिनेशन का, आपके 2 नंबर में अगर आएगा तो शॉर्ट में तो आप उसको लिख देना, ठीक है, क्लियर। जल्दी स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बढ़ते हैं इसके, ठीक है बेटा।
हाँ तो बेटा जी चलो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये आपका क्लास 12 में, ठीक है। इस पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लो जल्दी से और उसको ध्यान से समझ लो। लॉ ऑफ डिमांड, चैप्टर का नाम भी है डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड। तो डिमांड तो जान चुकी हो, अब लॉ ऑफ डिमांड जानने की बारी आ गई है। समझे कि नहीं समझे? और पहली बार ऐसे बच्चे जो पहली बार आए हों चैनल पे उनको मैं बता दूं कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे जितने भी नोट्स वगैरह होंगे आपको मिल जाएंगे। और कोई डाउट हो तो इंस्टाग्राम भी आप मेरा ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपके लिंक है, ठीक है। तो देखो जल्दी से लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। लॉ ऑफ डिमांड देखो हम लोग ने पढ़ा था अभी नॉर्मली पहले वाले जो फैक्टर था प्राइस ऑफ द कमोडिटी में, कि जब कभी भी प्राइस बढ़ता है तो डिमांड क्या होती है, घटती है। जब प्राइस बढ़ता है डिमांड घटती है, और प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ती है। यही पढ़ा था, ठीक है। तो जो पहला वाला फैक्टर था प्राइस ऑफ द कमोडिटी, उसी को ही फॉलो करता है लॉ ऑफ डिमांड। समझ में आई बात? ये तो एकदम सिंपल है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या है? जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी, जब प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगी। बस एक चीज याद रखना, वहां पर लिखना अदर्स फैक्टर्स will be constant, other factors will be constant या फिर remaining equal constant, ठीक है। या आप इक्वल भी लिख सकते हो। मतलब कहने का कि जितने अदर फैक्टर थे उसको हम लोग कांस्टेंट मान लेंगे। मतलब पहला वाला फैक्टर जो था प्राइस ऑफ द कमोडिटी सिर्फ वही काम करेगा, पहला वाला फैक्टर अफेक्टिंग। उसके बाद टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो गए, सब्स्टिट्यूट गुड्स हो गया, इनकम ऑफ द कंज्यूमर हो गया, उसको हम लोग क्या मान लेंगे बेटा, उसको हम लोग मान लेंगे कांस्टेंट, कि उसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। तो लॉ ऑफ डिमांड तभी काम करेगा जब आप अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट मानेंगे। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, जब प्राइस बढ़ता है डिमांड घटती है, प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ती है, लेकिन अदर फैक्टर्स क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। समझ में आई बात? नहीं तो अगर अदर फैक्टर को कांस्टेंट नहीं मानोगे तो वहां पर लॉ ऑफ डिमांड आपका काम नहीं करेगा। भाई लॉ ऑफ डिमांड बोलता है प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटती है, लेकिन और प्राइस घटता है डिमांड बढ़ती है, लेकिन ऐसे बहुत से केसेस है। इनकम ऑफ द कंज्यूमर हो गया, यहां पर क्यों बोला है प्राइस बढ़ा तो डिमांड घटी और प्राइस घटा तो डिमांड बढ़ी, लेकिन ऐसा हमेशा थोड़ी है। अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है तो डिमांड बढ़ा देता है, वहां पर ये रूल फॉलो नहीं करेगा। कोई चीज़ टेस्ट में आ जाती है जो डिमांड बढ़ जाती है, फिर प्राइस का फर्क नहीं पड़ता। जैसे आपको कोई चीज़ पसंद आ गई है तो फिर आप नहीं देखते हो प्राइस वगैरह, फिर आप पीते हो, समझ में, आप खाते हो, आपको वही फर्क नहीं पड़ता, आप खरीदते हो। तो वही बोल रहे हैं, तो लॉ ऑफ डिमांड तब काम नहीं करेगा। इसलिए जो अदर फैक्टर्स है जितने भी टेस्ट एंड प्रेफरेंस वाले, सब्स्टिट्यूट गुड्स वाले, गवर्नमेंट पॉलिसी वाले, सबको क्या मानना पड़ेगा, कांस्टेंट मानना पड़ता है, ठीक है। तो इस लाइन को जरूर से लिखना। देखो बुकिश लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है, द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग्स बी रिमेनिंग इक्वल। वही चीज कांस्टेंट बोलो चाहे इक्वल बोलो एक ही बात है। तो लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल, जितने भी अदर थिंग्स उसको भी क्या मानना पड़ेगा, इक्वल मानना पड़ेगा। द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी increases, the quantity demanded of a commodity increases when its price falls। तो बोल रहा है जब प्राइस फॉल्स होगा, जब प्राइस फॉल्स होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, इंक्रीज होगी। एंड डिक्रीजेस कब होगा, डिक्रीज होगा भाई when its price rises, जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझे कि नहीं समझे? तो ये होता है आपका बेटा जी लॉ ऑफ डिमांड। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको रफ कर दूँ इतना, चलो रफ कर देता हूँ, ठीक है। अब आपके बाद इसके बाद जो आपका सिलेबस में आपके आगे है वो है आपका डिमांड शेड्यूल। क्या है, डिमांड शेड्यूल। तो आप लोग से उसे पेपर में ये भी पूछ सकता है कि बताओ भाई लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, एक्सप्लेन करो। उसके बाद डिमांड शेड्यूल बनाओ उसका, और डिमांड कर्व बनाओ, ठीक है। पहले डिमांड शेड्यूल की बात कर लेते हैं। डिमांड शेड्यूल होता क्या है, जब प्राइस बढ़ता है प्राइस बढ़ता है डिमांड घटती है, प्राइस घटता है डिमांड बढ़ती है, पता है। तो इसी चीज़ को जब आप टेबुलर फॉर्म में दिखाते हो, किसमें बेटा जी, टेबुलर फॉर्म में, TABULAR, टेबुलर फॉर्म में जब भी आप कभी भी दिखाओगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिमांड शेड्यूल बोलते हैं। टेबुलर फॉर्म में कैसे दिखाएंगे को बेटा, ऐसे, ठीक है। तो ये आपका होगी, क्या करोगे यहाँ पर आप लिखोगे प्राइस, क्या लिखोगे आप, प्राइस, और एक साइड लिखोगे आप लोग डिमांड, ठीक है। तो टेबुलर फॉर्म में दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे भाई टेबुलर फॉर्म में, अब मान लो कोई भी चीज़ है, जैसे मान लो आपका हो गया, मान लो आप मिल्क लेते हो, दूध लेते हो ना, तो आपका मिल्क जो है यहाँ पे लीटर में आता है, तो यहाँ पे यूनिट शो कर सकते हो लीटर। तो अब देखो जब प्राइस आपका 50 रुपये लीटर का, जब दूध आपको 50 रुपये लीटर मिलता था, तो लोग कितना लेते थे भाई, तब लोग जो है दूध लेते थे 1 लीटर, ठीक है। डिमांड कितनी थी, 1 लीटर की, लेकिन प्राइस सस्ता हो गया, कितने का हो गया, 40 रुपये का हो गया। डिमांड कितनी हो गई, डिमांड हो गई 2 लीटर की।
प्राइस 30 हो गया, डिमांड कितनी होगी 3 लीटर की। प्राइस 20 हो गया यानी कि 20 हो गया, डिमांड कितनी हो गई 4 हो गई। समझ में आ रही बात। तो ये क्या शो कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको इतना बता रहा है कि जब आपकी देखो जैसे प्राइस घट रहा है तो डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है। जब प्राइस 20, 30, 40, 50 ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो डिमांड धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। यही तो मैंने बताया था ना कि लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है, जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटती है, प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ती है। तो इसी चीज़ को डिमांड शेड्यूल क्या है, जब इसी चीज़ को जो है डिमांड को हम लोगों ने जब आपके रिप्रेजेंट कर दिया टेबुलर फॉर्म में तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी, डिमांड शेड्यूल बोलते हैं। समझ में आई बात। अब डिमांड शेड्यूल भी दो तरह का होता है, डिमांड शेड्यूल भी दो तरह का होता है, याद रखना। एक होता है इंडिविजुअल डिमांड, क्या होता है भाई, एक होता है इंडिविजुअल डिमांड, और बेटा एक दूसरा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्केट डिमांड। क्या होता है, मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है, मैंने बताया है पहले आप लोगों को। इंडिविजुअल डिमांड जब किसी एक पर्सन की बात होती है उसको हम लोग इंडिविजुअल डिमांड बोलते हैं। मार्केट डिमांड क्या होती है सर, मार्केट डिमांड जब हम लोग दो या दो से ज़्यादा लोग की बात करते हैं वहाँ पर मार्केट डिमांड होता है। तो ये किसका शेड्यूल है, ये आपके इंडिविजुअल डिमांड का शेड्यूल है। किसका है, इंडिविजुअल डिमांड का। तो अभी हम लोग कर्व बना के देखते हैं कर्व कैसे बनता है, इसके हम लोग मार्केट डिमांड का भी शेड्यूल और कर्व बनाएंगे, ठीक है। तो अभी इंडिविजुअल डिमांड की बात करते हैं। तो ये तो समझ में आ गया कैसे बनता है। अब इसका कर्व भी बना के देख लो भाई जल्दी से, किस तरह बनेगा, इंडिविजुअल डिमांड कर्व। तो ये तो आप लोगों को पता हो कैसे बनता है। देखो भाई छोटी सी चीज़, यहाँ पे देखिए आपने लिया एक, फिर यहाँ से एक लाइन लो, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस, मैथ्स में पढ़ा होगा, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वाई एक्सिस। आप लोग स्केल से बनाना बेहतरीन, ठीक है। तो यहाँ पर कितना होगा, आपको पॉइंट ले लो 0, कहीं माइनस में हो तो नीचे ले आना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इस साइड आप लोग लिखोगे प्राइस, और इधर क्या लिखोगे, क्वांटिटी डिमांडेड, या क्वांटिटी डिमांड खाली लिख लो चल जाएगा, इतना कोई नहीं देखता, ठीक है। तो अब प्राइस कितना है, 20, 30, 40, 50। तो इसको इस तरह से लो, यहाँ पर ले लो 10, फिर थोड़ा सा ऊपर जाओ, कितना हो गया 20, फिर ले लो 30, फिर ले लो बेटा जी 40, और फिर थोड़ा सा ऊपर जाओ, यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग 50, ठीक है। तो इस तरफ हम लोगों ने क्या ले लिया, प्राइस ले लिया, 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है कि नहीं, ठीक है। चाहे 40 को थोड़ा सा और ऊपर बनाओ, ये इस तरह से आपको बनाना है। अब इसके बाद यहाँ पे ले लो, यहाँ पे कैसे होगा, 0 है, यहाँ पे आप 1 कर लो, यहाँ पर आप 2 कर लो, यहाँ पर आप 3 कर लो, यहाँ पर आप 4 कर लो, ठीक है। 5 भी आप कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं जितना है उतना ही लेना है, इतना तो पता होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। आप 14 बढ़ा के भी लिख सकते हो, ठीक है, स्पेस नहीं तो इसलिए मैंने नहीं लिखा। अब देखो जब 50 था प्राइस तो डिमांड कितनी थी 1, तो 50 भी कितनी थी 1, तो यहाँ पे आपका कुछ आएगा एक, आपने ये पॉइंट बना लिया, ठीक है सर। जब 40 थी डिमांड कितनी थी बेटा 2, 40 तो डिमांड कितनी थी, यहाँ पास थी, ठीक है। आप लोग एकदम स्केल से नाप के बना लेना, यहाँ पे तो भाई बन रहा है, बस काम चल जा रहा है। 30 पे कितनी थी बेटा जी 3 थी, 30 पे जाओगे कितनी हो जाएगी, कुछ यहाँ पर आएगा, ठीक है, यहाँ पर। उसके बाद 20 पे कितनी थी डिमांड 4 थी, तो 20 यहाँ है, 4 यहाँ है, तो 20 यहाँ है और 4 यहाँ है, ठीक है। तो इस तरह से बनेगा। तो ये देखो क्या इस तरह से कुछ लाइन बन जाएगी, यहाँ पे ये बन गई। समझ में आ रही बात। इसको आप नाम देना चाहते तो आपको डिमांड हो गया ABCD, इसको आप नाम दे सकते हो, ठीक है। ये आपको नाम दे दिया, खत्म, डेट्स इट। तो यहाँ पर कैसा बना, एक इस तरह से भी आप कर सकते हो, यूं 3, 4, ये हो गया। कैसा स्लोप बन रहा है दिख रहा है आपको, तो यहाँ पर ये बन रहा है आपका डाउनवर्ड स्लोप। कैसा बन रहा है, डाउनवर्ड स्लोप बन रहा है, ठीक है। डाउनवर्ड स्लोप क्यों बन रहा है भाई, जब कभी भी इतना याद रखना, डाउनवर्ड स्लोप हमेशा बनेगा जब कभी भी डिमांड बढ़ेगी। अगर प्राइस घटने की वजह से डिमांड बढ़ेगी तो वहां पर क्या बनेगा, आपका डाउनवर्ड स्लोप बनता है, ठीक है, हमेशा। अभी आगे क्वेश्चन बनेगा आपका कि डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों, आपका डाउनवर्ड मतलब डाउनवर्ड स्लोप ही क्यों बनता है हमेशा, ठीक है। तो अभी इस क्वेश्चन में आगे हम लोग देखेंगे। फिलहाल अब इतना समझ लो, जब कभी भी डिमांड बढ़ती है तो वहां पर क्या होगा, आपको डाउनवर्ड स्लोप देखने को मिलेगा, ठीक है। क्लियर हुआ, समझ में आया। इस तरह से आपका बनता है इंडिविजुअल डिमांड। किस तरह से बनता है इंडिविजुअल डिमांड का, नॉर्मली अगर आप लोग बनाओगे इस तरह से तो ये आपका यूं इस तरह से यूं करके आपको कुछ बनता है, ठीक है।
इस तरह से बनता है, ठीक है। बुक के हिसाब से अगर आप चाहो डायरेक्टली बनाना तो ये आपका पॉइंट ए हो जाएगा, यहाँ पर आप पॉइंट बी भी थोड़ा सा और व्यू ले सकते हो यूँ करके, ठीक है। पॉइंट ए ले लेना यहाँ पर यूँ करके, पॉइंट बी ले लेना, यहाँ पर पॉइंट सी ले सकते हो, फिर थोड़ा सा यूँ लेके जाओ, यहाँ पर आप पॉइंट डी ले लेना, ठीक है। इसको अपना बेहतरीन बना लेना इस तरह से, ठीक है। तो ये हो गया आपका कौन सा बेटा, इंडिविजुअल डिमांड कर्व और इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। फिर हम लोग मार्केट डिमांड का भी देखते हैं जल्दी से कि मार्केट डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड कर्व कैसे बनता है। हाँ तो बेटा देखो, चलो अब देखते हैं कि मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होता है, मार्केट डिमांड कर्व कैसे बनता है, ठीक है। तो डिमांड शेड्यूल जब एक पर्सन की बात होती थी, मार्केट डिमांड का शेड्यूल का मतलब क्या, जब दो या दो से ज़्यादा लोग की बात होगी, मतलब जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड कर रहे होंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, मार्केट डिमांड बोलते हैं, ठीक है। तो मार्केट डिमांड शेड्यूल कैसे बनता है, पहले तो आप प्राइस लिख लो। मान लो किसी का प्राइस 100 है, 90 है, 80 है, 70 घटते हुए क्रम में दिखा दिया। घटते हुए क्रम का मतलब क्या है, डिसेंडिंग में, जैसे जैसे प्राइस कम होगा तो डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो मान लो कोई पर्सन ए है, कोई पर्सन बी है, आप चाहो तो नाम भी ले सकते हो, आप चाहो तो सी भी ले सकते हो। मैंने दो या दो से ज़्यादा बोला है मार्केट में, तो मैंने दो ही लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया जब प्राइस इसका कितना था, 100 था, तो वहाँ पर कितना था, डिमांड कितनी करता था, ये 1 करता था। फिर जब 90 हो गया, डिमांड कितनी क्वांटिटी करने लगा, 2 की। 80 हो गए तो कितनी करने लगा, 3 की। और 70 हो गए तो कितने करने लगा, 4 की। उसी की जगह पे कोई पर्सन बी था, तो जब प्राइस 100 था तो वो डिमांड कितनी करता था, 2 करता था। जब 90 हो गई डिमांड कितनी करने लगा, वो 3 करने लगा। जब 80 हो गई तो 4 करने लगा, और 70 हो गई तो 5 करने लगा। मतलब कहने का मतलब क्या हो गया, ए हो चाहे बी हो चाहे सी हो, जैसे 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 प्राइस घटा तो इन लोगों ने डिमांड क्या कर दी, बढ़ा दी। जैसे डिमांड बढ़ी, जैसे जैसे प्राइस बढ़ा इन्होंने डिमांड क्या कर दी, कम कर दी। ए ने भी कर दी, बी ने भी कर दी। अगर आपको सी दिखाना तो आप सी भी यहाँ पर लिख के दिखा सकते हो, बट दो में काम आपका हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है, टोटल मार्केट डिमांड, ये तो इंडिविजुअल ए की है, ये तो इंडिविजुअल बी की है, आपको टोटल मार्केट डिमांड दिखानी है। टोटल मार्केट डिमांड कैसे दिखाओगे, दोनों को ऐड कर दो। 2 और 1 कितना हुआ बेटा, 3। 2 और 3 कितना हुआ, 5। 4 और 3 कितना हुआ, 7। 5 और 4 कितना हुआ बेटा जी, 9। समझ में आई बात। तो ये हो गया आपका मार्केट डिमांड शेड्यूल। इस तरह से आपका मार्केट डिमांड शेड्यूल सॉरी बनता है, ठीक है। अब इसी को अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो किसमें, मार्केट डिमांड कर्व में, किसमें, मार्केट डिमांड कर्व कैसे बनेगा। तो देखो पहले तो आपको बनाना तो खाली ये वाला है, लेकिन अगर हमें इसको दिखाना हो तो कैसे बनेगा भाई। तो पहला वाला ले लो, मान लो आपने ये लिया, एक आपने ले लिया एक्स एक्सिस, एक आपने ले लिया वाई। तो यहाँ पर हो गया आपका 0, कितना ले लोगे, इस साइड आपका होता है प्राइस, इस साइड होता है क्वांटिटी डिमांडेड। तो यहाँ पर कितना है, प्राइस में आपका सबसे पहले है 70 से स्टार्ट हुआ ना, तो यहाँ पर लिख लो 70, आपका हो गया 80, फिर आपका हो गया 90, फिर आपका हो गया बेटा 100। यहाँ पर कितनी है डिमांड, 1 2 3, थोड़ा सा आके ले लो, 1 2 3 4। पहले वाला कैसे बनेगा, 100 था तो कितना थी डिमांड, 100 था तो कितनी थी, 1 थी, ठीक है। 90 तो कितना हो गया बेटा, 2 हो गई, ठीक है। और जब 80 तो कितना हो गई बेटा, आपकी डिमांड 3 हो गई, देखो कम होती जा रही। और 70 तो कितनी हो गई, 4 हो गई। धीरे धीरे इस तरह करते करते कम हो गई। तो ये आपका बन गया कैसा, देखो किस तरह से बन गया, ये किसका कैसा है, ये आपका डाउनवर्ड स्लोप, ठीक है। कैसे बनेगा इसको दिखाएंगे तो हम लोग, यूं यूं 3, और ये आपका हो गया 4, ठीक है। जब आप स्केल से बनाओगे एकदम एग्जैक्टली आपका बन जाएगा, वहाँ पर दिक्कत इतनी नहीं होगी, ठीक है। इस तरह से यूँ बनेगा, ठीक है। तो ये कैसा हो गया आपका इंडिविजुअल का पहला। अगर हम दूसरा बनाए तो कैसे बनेगा भाई, इसी तरह से सेम दूसरा ही बन जाएगा। यहाँ पर जाएगा एक्स एक्सिस, यहाँ पर जाएगा वाई। तो अगर यहाँ पर हम लोग दिखाएंगे 0, तो प्राइस कितना ले सकते हैं, 1 2 3 4, स्पेस की कमी है, थोड़ा और बड़ा करो। यहाँ पर 5 दिखा दो, यहाँ पर मान लो वाई एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पर कितना है, अरे सॉरी यहाँ पर तो प्राइस दिखाना था ना, गलती होगी बाय मिस्टेक, सॉरी। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 70 80 90, और यहाँ पर कितना होगा 100, और यहाँ पर कितना होगा 1 2 1, यहाँ पर कितना होगा बेटा जी 2 3 4, और यहाँ पर कितना होगा 5, ठीक है। ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। को बना के दिखा दो। 100 पे कितना है 2, 100 पे कितना है 2 है, ठीक है सर। 90 पे कितना है 3 है, ठीक है। 90 पे कितना है आपका कुछ यहाँ पर बनेगा 3 है। और 80 पे कितना है आपको बेटा 4 है, तो 80 का 4 बना दो। और 70 पे कितना है 5 है, तो यहाँ पे कुछ बन जाएगा, ठीक है। तो यूँ इस तरह से आपका बन जाएगा क्या,
आपका कौन सा कर्व बन जाएगा, ये दूसरे वाले का, डिमांड फॉर बी के लिए वही बन रहा है, डाउनवर्ड स्लोप पर ही डाउनवर्ड स्लोप ही बनेगा, ठीक है। लेकिन आपको एक्जैक्टली बनाना कौन सा, ये वाला, तो ये मैंने आपको समझाने के लिए बना दिया। लेकिन मार्केट डिमांड कैसे बनेगा, वही सेम लास्ट वाला लोगे, यहाँ पर आप जल्दी से, यहाँ पर आपने दिखाया एक्स एक्सिस, यहाँ पर आपने दिखाया वाई एक्सिस, यहाँ पर आप लोगे प्राइस, यहाँ पर आप लोगे क्वांटिटी डिमांड। तो कितनी कितनी थी यहाँ पर बेटा जी, यहाँ पर कितनी थी 0। तो 100 जिसे है यहाँ पे आप ले लो, मान लो हमने ले ली यहाँ पे 70, फिर मैंने ले ली 80, फिर मैंने ले ली 90 और फिर मैंने ले ली 100। और यहाँ पर कितना है 3579, तो 1 1 ले लेते हैं। यहाँ पर मान लो मैंने ले ली 1 3 5 7 और लास्ट में कितनी है 9, ठीक है। यहाँ पर कौन सा एक्सिस है आपका बेटा, एक्स एक्सिस है, ठीक है। इस तरह से बनाना है। अब बनाने तो आता ही होगा, मुझसे पहले आप लोग बनाओ जल्दी से अपनी अपनी कॉपी में। 100 पे कितना है 3, 100 पे कितना है बेटा जी 3, तो 100 कहाँ है, ये है, 3 कहाँ है, ये आपका ये है, ठीक है। फिर उसके बाद 90 पे कितना है बेटा 5, 90 पे कितना है 5, तो 5 कहाँ है, ये है और ये है, ठीक है, ठीक है सर। 80 पे कितना है बेटा जी 7, तो 80 कहाँ है, 7 कहाँ है, ये है, तो जल्दी से 80 पे 7 बना लो। और लास्ट में आपका 70 पे कितना है 9, 70 पे कितना है 9, यहाँ पे आप इसको बना लो, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा। अगर इसको हम बनाएंगे तो कैसे जाएगा, कुछ यूँ जाएगा, ठीक है। वहाँ पे अपना पॉइंट हिसाब से बना लेना, जब स्केल से बनाओगे दिक्कत इतनी नहीं होगी। आप इसको दे सकते हो पॉइंट ABCD, नाम देने का मन करे यहाँ पे भी आप लोग दे सकते हो, ABCD A1 B1 जो भी मन करे आप दे सकते हो, XYZ कुछ भी, ठीक है। तो कैसा बना डाउनवर्ड्स, वही बनेगा सेम। यहाँ से लेके आओगे एक आप यहाँ से कर सकते हो, इसको यूँ ऐसे बना सकते हो और ऐसे करके यूँ बना सकते हो, डेट्स इट, ठीक है, क्लियर है। तो ये आपका यूँ ऐसे करके जाएगा। अगर आप इसको ऐसे ले जाना चाहो तो यहाँ पे ऐसे बनता है ना, यूँ ऐसे करके, जब स्केल से बनाओगे तो यूँ आपका ऐसे बन करके बन जाएगा, ठीक है। इसका थोड़ा सा क्या होता है, मोर इलास्टिक होता है। याद रखना, कई बोले इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड में कर्व क्या होता है, तो उसमें लिखना कि मार्केट डिमांड जो होता है वो क्या होता है, मोर इलास्टिक होता है। मोर इलास्टिक का मतलब क्या है सर, मोर इलास्टिक का मतलब बेटा ये होता है कि इंडिविजुअल डिमांड में जितना चेंज होता है उसके कंपैरिजन में मार्केट डिमांड में ज्यादा चेंज होता है। भाई इसमें देखो 1 2 3 4, लेकिन इसमें क्या 3 5 7 9 आगे तक गया ना, तो इंडिविजुअल डिमांड के कंपेयर में मार्केट डिमांड कर्व में ज्यादा होता है चेंज, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या होता है, मोर इलास्टिक होता है, ठीक है। क्या होता है, मोर इलास्टिक होता है। इसको थोड़ा सा ऐसे करके यूं बना लेना, बन जाएगा, ठीक है। स्केल से बनाना आप लोग, ठीक, क्लियर, समझ में आया। तो इस तरह से आपका बनता है क्या, मार्केट डिमांड कर्व। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट लेना है, जल्दी स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे देखते हैं। हाँ तो बेटा चलो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एजम्पशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, ठीक है। तो देखो बेटा अभी आप लोगों ने सब कुछ लॉ ऑफ डिमांड पढ़ लिया, ठीक है, उसके डिमांड शेड्यूल डिमांड कब सारी चीज देख ली। तो जो लॉ ऑफ डिमांड जब हम लोगों ने पढ़ा तो हमने लोगों ने देखा जब प्राइस बढ़ता है, जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटती है, प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ती है, और लॉ ऑफ डिमांड कहता है। और साथ ही साथ में क्या था, अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, ये था कि नहीं था बताओ। लॉ ऑफ डिमांड तो पता समझ में आ गया ना, अदर फैक्टर्स विल बी कांस्टेंट। तो अदर फैक्टर जो कांस्टेंट होंगे, है ना, उस तो हम लोगों ने क्या माना, कुछ एज्यूम किया ना कि जब प्राइस बढ़ता डिमांड घटती है। ये तो है लॉ ऑफ डिमांड में, जब लॉ ऑफ डिमांड तभी काम करेगा जब अदर फैक्टर्स क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। ये हम लोगों ने एज्यूम किया, तो वही क्या है, वही एजम्पशन है। तो अगर आपसे पूछ ले कि एजम्पशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड क्या है, तो लॉ ऑफ डिमांड को मानने के लिए हमें कुछ चीजें एज्यूम करनी पड़ती है। तो क्या चीजें एज्यूम की, वही सारी चीजें एज्यूम की जो उसके अदर फैक्टर्स थे। क्या क्या, देयर शुड बी नो चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इनकम कंज्यूमर की इनकम में कोई भी चेंज नहीं हुआ तभी लॉ ऑफ डिमांड काम करेगा। तो हम लोगों ने उसको क्या किया, एज्यूम करा है, माना है भाई कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर में कोई चेंज नहीं होगा। देयर शुड बी नो चेंज इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंस, टेस्ट एंड प्रेफरेंस में कोई चेंज नहीं होगा। प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटीज में कोई चेंज नहीं होगा। साइज ऑफ पॉपुलेशन में कोई चेंज नहीं होगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम शुड नॉट चेंज, डिस्ट्रीब्यूशन इनकम में कोई चेंज नहीं होगा, सबकी इनकम सेम है। देयर इज नो एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन फ्यूचर, और कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है फ्यूचर में कोई प्राइस चेंज नहीं होगा, हमेशा प्राइस इक्वल रहेगा। ये आपने एज्यूम कर लिया, तभी लॉ ऑफ डिमांड आपका काम करता है। तो अगर आपका एजम्पशन पूछ लेते कभी भी 2 3 नंबर में छोटे क्वेश्चन में आ जाता है कि एजम्पशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड क्या है, तो मैक्सिमम 6 पॉइंट पूछ सकता है, 6 नंबर से क्वेश्चन ऊपर आता नहीं है, पूरे 6 पॉइंट लिख दिए, ठीक है। वैसे लेकिन क्वेश्चन बनेगा तो शॉर्ट क्वेश्चन में बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका एजम्पशन। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक अच्छे से समझ में आपके आ गया होगा, ठीक है। पढ़ना है, ठीक। देखो बेटा सबसे पहले आज जो हमें पढ़ना है वो है रीजन फॉर डाउनवर्ड स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व, ठीक है। उसके एक्सेप्शंस है वो आगे देखते हैं, ठीक है। तो रीजन फॉर डाउनवर्ड स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व, इसका मतलब क्या है, ये बोल रहा है कि क्या रीजन है कि जब भी कभी भी हम लोग लॉ ऑफ डिमांड पढ़ के आए हैं। लॉ ऑफ डिमांड में आप लोगों ने क्या पढ़ा है भाई, प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटती है, प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ती है। वही बोला है रीजन फॉर डाउनवर्ड स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व। तो डिमांड कर्व में जब भी इस तरह से स्लोप बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाउनवर्ड स्लोप बोलते हैं। जब इस तरह से बनता है कर्व उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाउनवर्ड स्लोप। तो अब ये बोल रहा है कि क्या रीजन है, क्यों
ये डाउनवर्ड स्लोप बनता है। क्यों ऐसा क्या रीजन है? रीजन फॉर द डाउनवर्ड स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व। तो क्या रीजन है डिमांड कर्व का डाउनवर्ड स्लोप बनने का? ठीक है, तो पहले तो एक चीज समझो, डाउनवर्ड स्लोप बनता कब है। पहले इस बात को हमेशा याद रखना कि डाउनवर्ड स्लोप कब बनता है। डाउनवर्ड स्लोप हमेशा बढ़ता है जब कभी भी डिमांड बढ़ती है। इस चीज को याद रखना कि जब कभी भी डिमांड बढ़ती है, प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ती है, और जब भी कभी भी आपकी डिमांड बढ़ेगी, हमेशा याद रखना, जब भी कभी भी डिमांड आपकी बढ़ेगी तो आपको डाउनवर्ड स्लोप ही देखने को मिलेगा। किस तरह मिलेगा सब मैंने लास्ट वीडियो में बताया, तो इस चीज को याद रख लेना। जब भी डिमांड कभी भी बढ़ेगी तो आपको डाउनवर्ड स्लोप देखने को मिलेगा। ठीक है, इतना याद रखना। पहली चीज तो ये दिमाग में होनी चाहिए कि डिमांड बढ़ती है तभी डाउनवर्ड स्लोप होता है। ठीक है, और कब डिमांड बढ़ती है? जब प्राइस घटता है। तो इसके क्या रीजन है ये हमें बताना है। ठीक है, तो कुछ रीजन है इसके, तो जल्दी से देख लेते हैं। इसको अब दिमाग में अपने बैठा लो एकदम अच्छे से कि जब भी डिमांड बढ़ेगी, प्राइस घटेगा, डिमांड बढ़ेगी, है ना, तभी डाउनवर्ड स्लोप आपको देखने को मिलेगा हमेशा। ठीक है, तो इसका सबसे पहला रीजन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसका मतलब क्या है? देखो बेटा, चैप्टर 2 में इसके बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग। फिलहाल अभी सिर्फ इतना समझ लो कि जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या कहता है, कि उसका मतलब क्या है। देखो पहले समझो मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या है। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब है, यहाँ पर यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन। तो मार्जिन कितना आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। जस्ट सपोज मान लो एग्जांपल लो कि आपके पास, आप गए, आप भूखे थे, आपने एक गोलगप्पा लिया, आपने एक गोलगप्पा खाया, आपको सेटिस्फैक्शन मिला 20। आपने 2 गोलगप्पे खाए, आपको सेटिस्फैक्शन मिला 10 मिला तो 30 हो गया। तीसरा लिया, आपको मिला, टोटल हो गया 35। तो अब ये बताओ पहले वाले में कितना सेटिस्फैक्शन मिला? 20। दूसरे गोलगप्पे खाने में कितना मिला आपको? 10। भाई 20 से 30 में कितना गैप है? 10। और तीसरे वाले में कितना मिला? 5। 30 35। यानी कि आप ये देख रहे हो कि जैसे जैसे आप अगला कंज्यूम कर रहे हो, कोई भी प्रोडक्ट, कुछ भी खरीद रहे हो, खाने की चीज़ें, पहनने की चीज़ें, कुछ भी ले रहे हो, तो जैसे उसको आप कर रहे हो तो आपका सेटिस्फैक्शन लेवल, जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? कम हो रहा है। सेटिस्फैक्शन लेवल कम होता है। जाहिर सी बात है, अगर आप कोई चीज़ पहली बार लोगे तो उसका सेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा हाई होता है, लेकिन धीरे धीरे उसको सेटिस्फैक्शन कम हो जाता है। तो यही होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोलता है कि कोई भी पर्सन जब कोई भी चीज़ को कंज्यूम करता है, कोई भी कमोडिटी को, तो जब पहली बार लेता है तो उसका सेटिस्फैक्शन लेवल ज़्यादा होता है, लेकिन धीरे धीरे क्या हो जाता है बेटा जी? कम हो जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब इससे क्या लेना देना है? डाउनवर्ड स्लोप से क्या लेना देना है? इससे क्या लेना देना है कि हमारा डिमांड का डाउनवर्ड होता है, डिमांड बढ़ जाती है, इससे क्या मतलब है? तो भाई देखो एक चीज़ समझो कि ये बोल रहा है हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल कम हो जाता है। अगर मान लो कोई भी चीज़ में अगर आपका सेटिस्फैक्शन लेवल कम हो गया, तो आप डिमांड क्या कर दोगे भाई? ज़्यादा नहीं करोगे, डिमांड कम कर दोगे। डिमांड क्या कर दोगे? कम कर दोगे। लेकिन अगर मान लो कोई भी पर्सन प्राइस कम कर दे, भाई ये प्रोडक्ट मुझे नहीं चाहिए, मुझे सेटिस्फैक्शन लेवल कम है, लेकिन अगर प्राइस कम हो जाए तो मैं इसकी डिमांड बढ़ाऊंगा कि नहीं बढ़ाऊंगा? भाई अगर मेरा मन अभी नहीं है तो खरीद के ले जाऊंगा, बाद में खाऊंगा। समझ में आ रही बात? लेकिन मैं ऐसा करूंगा, क्यों करूंगा? क्योंकि प्राइस कम हो रहा है ना, जब सस्ता भी मिल रहा है तो अभी खरीद लेते हैं, भाई थोड़ा बाद में काम आ जाएगा, यूज़ कर लेंगे, 1-2 घंटे बाद अगले दिन काम आ जाएगा, कोई भी प्रोडक्ट हो। तो जब प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ती है। तो पहला रीजन क्या है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यही तो बताना है ना मैं, ये क्या बता रहा है? जब प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ती है। तो पहला रीजन क्या है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि प्राइस घट रहा है तो डिमांड हमारी क्या हो रही है? बढ़ रही है। समझ में आई बात? भाई मेरा सेटिस्फैक्शन लेवल कम था, लेकिन मुझे मज़ा आया, मुझे भाई प्राइस सस्ते में मिल रहा था, सामान सस्ते में मिलने लगा, तो मैंने कहा भाई सेटिस्फैक्शन तो नहीं हो रहा है, लेकिन एक काम करते हैं, प्राइस सस्ता है ना तो डिमांड बढ़ा लेते हैं भाई। जब भी प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी। पहला रीज़न हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है। नंबर 2, इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट क्या है बेटा? देखो इनकम इफेक्ट में इनकम जो होती है आपकी वो 2 तरह की होती है। याद रखनी होती है आपकी मनी इनकम। फर्स्ट कौन सी होती है आपकी? मनी इनकम। और दूसरी होती है बेटा आपकी रियल इनकम। क्या होती है? रियल इनकम। ठीक है, इसको रफ कर दे रहा हूँ मैं। हाँ, तो पहली है, फर्स्ट है आपकी मनी इनकम, और दूसरी जो है आपकी बेटा वो क्या है? रियल इनकम। ठीक है, तो अब मान लो एग्जांपल ले लो, आपकी इनकम यहाँ पे ले लो,
आपकी इनकम जो है, यहाँ पे ये मैंने इनकम लिखा है, ठीक है, और ये क्या है आपकी डिमांड मान लो, यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड लिख लो। तो आपकी इनकम मान लो अभी 80 रुपीज़ है। कितनी है? 80 रुपीज़ है। जस्ट सपोज मान लो 80 रुपीज़ है। तो अभी जब आपके पास इनकम 80 रुपीज़ है और मुझे चॉकलेट चाहिए, तो मैंने क्या किया, 80 रुपीज़ में तो 10 रुपये की एक चॉकलेट है। कितने रुपए की चॉकलेट है भाई? 10 रुपये की एक चॉकलेट है। अगर 10 रुपये की एक चॉकलेट है तो 80 रुपीज़ में कितनी चॉकलेट आ जाएगी? 10 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 80 रुपीज़ में? सॉरी 8 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 8 आ जाएगी। भाई 10 रुपये की एक चॉकलेट, तो 80 रुपये में कितनी चॉकलेट आ जाएगी? 8 आ जाएगी। अगर लेकिन मान लो चॉकलेट का रेट 10 रुपये से 8 रुपये हो जाए, क्या हो जाए? 10 रुपये से 8 रुपये हो जाए, तो देखो इनकम तो मेरी 80 पहले भी थी, इनकम मेरी अभी भी 80 ही है। 80 मतलब इनकम में मेरी कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन प्राइस यहाँ पर क्या हो गया? प्राइस कम हो गया। प्राइस 10 से 8 रुपये हो गया। और जब प्राइस कम हो जाएगा तो डिमांड क्या हो जाएगी बेटा जी? बढ़ जाएगी। भाई अब बताओ 80 रुपये में कितनी चॉकलेट आ जाएगी? 10 आ जाएगी। पहले 80 रुपये में 8 आती थी, क्यों? क्योंकि चॉकलेट 10 रुपये की थी, लेकिन चॉकलेट का रेट घट गया, 10 रुपये से 8 रुपये हो गया, प्राइस घट गया। और जब प्राइस घट गया तो मैंने क्या की, कड़ाक से करके डिमांड बढ़ा दी। समझ में आई बात? तो अब कितनी आ गई? 80 रुपये में 10 रुपये आई। इसको बोलते हैं हम लोग रियल इनकम। रियल इनकम क्या है? जब मेरी परचेजिंग पावर क्या होगी? बढ़ गई। इनकम तो उतनी ही है, लेकिन अब मैं 80 रुपये में 8 ले पा रहा था, अब मैं 80 में 10 ले पा रहा हूँ। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रियल इनकम। और जब प्राइस घटा 10 से 8 रुपये का हो गया तो मेरी परचेजिंग पावर बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई। इसको बोलते हैं इनकम इफेक्ट। तो यहाँ पे भी देखो प्राइस कम और डिमांड ज़्यादा। क्लियर हुआ? समझ में आई बात? ठीक है, इसको रफ कर दूँ? चलो, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। कोई डाउट रह जाए बेटा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करो, ठीक है ना। और एक बात इंपॉर्टेंट बात मुझे बतानी थी कि ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो कि प्रयागराज से ही हैं, तो मैं उन सबको बता दूं कि मैं प्रयागराज में ही रहने वाला हूं, इलाहाबाद से ही बिलोंग करता हूं और करेली में मेरी कोचिंग है। तो बहुत से लोगों को पता नहीं सर आप कहाँ रहते हैं, और बहुत से लोग ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं या चाहते थे, जिनको पता नहीं था। उन कुछ को लगा मैं कानपुर से हूँ, कुछ को लगा लखनऊ से हूँ, तो मैं उन सबको बता दूँ कि हाँ मैं प्रयागराज से रहने वाला हूँ, करेली में कोचिंग है। अगर आप लोग ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। 27 अप्रैल से क्लास 11 का न्यू बैच स्टार्ट है और क्लास 12 का ऑलरेडी स्टार्ट है, अभी न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है। तो आप लोग कांटेक्ट करना चाहो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, और मेरा मोबाइल नंबर आप चाहो तो नोट कर सकते हो 8957। मोबाइल नंबर क्या, आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो कोचिंग के लिए, तो वहाँ पे भी आपको मैं कांटेक्ट कर लूँगा, ठीक है। तो ये एक बात बतानी थी क्योंकि बहुत से बच्चों को नहीं पता है और उनको बाद में मालूम चलता है, तो वो पर्सनली मुझसे आके मिल भी सकते हैं जो कि इस सिटी से बिलोंग करते हैं। नहीं भी पढ़ना है, कोई डाउट है तो मुझसे ऑफलाइन भी डायरेक्टली आके मिल सकते हैं। जो भी हेल्प हो सकेगी मुझसे मैं उनकी कर दूँगा, ठीक है बेटा जी। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी, बहुत से बच्चों को नहीं पता था, तो अब उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक। नंबर 3 पे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब समझते हो? टी और कॉफी, पेप्सी और कोक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में क्या हुआ, देखो एक आपकी है पेप्सी, एक है आपका कोक, ठीक है। पेप्सी का रेट 10 रुपये था, कोक का रेट भी कितना है? 10 रुपये ही है। पेप्सी का रेट 10 रुपये था, कोक का रेट भी कितना है? 10 रुपये। लेकिन इन फ्यूचर मान लो कोक का रेट 15 रुपीज़ हो गया, पेप्सी का रेट 10 ही रुपये। समझ में आ रही बात? कोक का रेट 15 हो गया और पेप्सी का रेट कितना है? 10 रुपये ही है। तो अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब देखो कोक का रेट कितना था, प्राइस आपका कोक का कितना था? 10 रुपये था, ठीक है। पहले प्राइस कितना था? 10 रुपये था, बाद में कितना हो गया? 15 हो गया। लेकिन पेप्सी के रेट में कोई चेंज नहीं आया। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? मान लो पेप्सी है और दूसरा है आपका कोक, ठीक है। तो पेप्सी का रेट कितना है? मान लो 10 रुपीज़ की है, 20 की आती है, चलो 20 की ले लो छोटी वाली। और कोक का रेट भी कितना है बेटा? 20 रुपीज़ है, ठीक है। ये इतना समझते हो। और हम लोग क्या देख रहे हैं कि भाई डिमांड बढ़ेगी, प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ जाएगी, तो ये चीज़ तो पता है। तो अब ये समझो कि ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से भी क्या होती है, डिमांड आपकी क्या होती है वहाँ पर? कम होती है। कि भाई देखो पेप्सी का रेट 20 रुपये था, कोक का भी रेट कितना था? 20 रुपये ही था, लेकिन पेप्सी का रेट मान लो 15 हो गया, पेप्सी का रेट कम हो गया, 15 हो गया, और कोक का रेट उतना ही है। पेप्सी का रेट कम हो गया, कोक का रेट उतना ही है। तो अब ये बताओ, अगर पेप्सी का रेट कम हो गया, तो बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कि कोक पीते होंगे, लेकिन वो क्या करने लगेंगे? अब पेप्सी पीने लगेंगे। क्यों पीने लगेंगे भाई? पेप्सी 20 रुपये, कोक 20 रुपये का, दोनों कोई भी पी लेते थे। लेकिन अब कोक 20 रुपये का है, लेकिन पेप्सी
₹15 की मिल रही है। तो जब प्राइस कम हो गया तो डिमांड क्या कर दी, पेप्सी की बढ़ा दी। समझ में आई बात? जब प्राइस कम हो गया तो पेप्सी की डिमांड बढ़ा दी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। भाई कोक में तो कुछ चेंज नहीं किया, लेकिन पेप्सी में प्राइस कम होने की वजह से पेप्सी की डिमांड बढ़ गई, इसलिए हम लोग बोलते हैं इसको सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो यहाँ पर भी जब प्राइस कम होगा डिमांड बढ़ेगी, तो यूँ आपका स्लोप बन के तैयार होगा। क्लियर? समझ में आया? थर्ड पॉइंट क्लियर है? रफ करूँ? चलो, उम्मीद करता हूँ यहाँ से समझ में आ गया। आगे देखते बेटा, पॉइंट नंबर 4। 4 पे क्या है भाई, इंक्रीज इन नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। इंक्रीज इन नंबर ऑफ कंज्यूमर्स का मतलब क्या है भाई, मान लो कि कोई भी चीज़, कोई भी प्रोडक्ट था, मान लो कोई भी कमोडिटी थी, वो 100 रुपीज़ की थी। कितने की थी? 100 रुपीज़ की थी। ठीक है। या अब मान लो थोड़ा सा और लेते हैं, मोबाइल फ़ोन मान लो, जब मोबाइल फ़ोन नया नया आया था, टच मोबाइल ज़्यादा लोगों के पास नहीं होता था, तो महंगे महंगे होते थे, तो 20,000 रुपये का मान लो था। आज आपको टच वाले फ़ोन आपको 2,000 तक मिल जाते हैं मार्केट में। ठीक है, 2,000 तक मिल जाते हैं। लेकिन बेकार सा मोबाइल हुआ करता था, एंड्रॉइड वगैरह कुछ भी नहीं था, एक नॉर्मल सा मोबाइल 20,000 रुपीज़, 30,000 रुपीज़ का, तो किसी के पास तो हुआ नहीं करता था। लेकिन तो यही बोले, इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ कंज्यूमर। नंबर ऑफ कंज्यूमर कब बढ़ते हैं भाई, 20,000 रुपये का था, प्राइस ज़्यादा था, तो डिमांड क्या थी, कम थी। लेकिन धीरे धीरे आप यही 20,000 वाला मोबाइल 5,000 रुपीज़ का मिलने लगा। तो अब पहले क्या था, जो हायर क्लास के लोग थे, जो अमीर लोग थे, वो खरीदते थे। लेकिन धीरे धीरे 5,000 रुपये का हो गया, जो मिडिल क्लास वाले थे उन्होंने भी खरीदना स्टार्ट कर दिया। तो प्राइस 20 से 5,000 का हुआ, तो प्राइस कम हुआ, तो डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई। इन फ्यूचर 5,000 वाला मोबाइल तो 2,500 का हो गया, 2,500 का हो गया, भाई प्राइस और कम हो गया। तो प्राइस कम हुआ तो डिमांड और बढ़ जाएगी। जो कि और गरीब लोग थे, नहीं खरीद पा रहे थे, वो भी खरीदने लगे होंगे। जिनके पास बहुत छोटा काम धंधा है, वो भी खरीद लेंगे। क्यों? क्योंकि भाई प्राइस कम हो रहा है, और जब प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ती है। तो इसी को बोल रहे इंक्रीज इन नंबर ऑफ कंज्यूमर। तो नंबर ऑफ कंज्यूमर कब बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ कंज्यूमर बेटा तब बढ़ जाते हैं जब किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी कमोडिटी का प्राइस कम हो जाता है अपने आप। और जब कम हो जाता है तो कहते हैं भाई हम भी खरीद लेंगे। भाई एसी है, आज 50,000 रुपये की है, तो हर कोई नहीं खरीदता है। लेकिन अगर एसी 1,000 रुपये की मिलने लगे मार्केट में, सपोज मान लो एसी अगर 1,000 रुपये की मिलने लगे, तो प्राइस कम हो गया, तो डिमांड बढ़ जाएगी, सब जा जाके एसी खरीद लेंगे और हर एक के घर में एसी लग जाएगी। लेकिन अभी एसी महंगी है, तो हर आदमी के घर में एसी आपको देखने को नहीं मिलेगी। क्लियर हुआ? समझ में आया? रफ करूं? ठीक है। तो ये हो गया आपका 4th पॉइंट। नंबर 5 पर है बेटा सेवरल यूजेस ऑफ कमोडिटी। सेवरल यूजेस ऑफ कमोडिटी का मतलब क्या है, देखो बहुत से कमोडिटी या बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके सेवरल यूजेस होते हैं। जैसे मान लो हम एग्जांपल लेते हैं मिल्क का। अब आप मिल्क से खोआ भी बना सकते हो, दही भी बना सकते हो, है ना, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आप दूध से बना सकते हो। लेकिन अगर मान लो प्राइस ज़्यादा है, मिल्क का प्राइस ज़्यादा है, तो डिमांड हमेशा कम रहेगी। क्यों भाई, जितना ज़रूरत है चाय कॉफ़ी बना लेंगे, काम भर का मेरा काम हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो मिल्क का प्राइस कम हो गया, मिल्क का प्राइस कम हो गया, तो हम लोग डिमांड बढ़ा देंगे। तब तो फिर हम लोग दूध और कॉफ़ी नहीं, चाय और कॉफ़ी नहीं बनाएंगे, उसके साथ ही साथ हम लोग खोआ भी बनाएंगे, पनीर भी बनाएंगे, खीर भी बनाएंगे, बहुत सी चीज़ें बनाने लगेंगे। क्यों? क्योंकि भाई प्राइस कम हो गया, तो हम लोग डिमांड क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो सेवरल यूज ऑफ कमोडिटी, ऐसे गुड्स जिसकी सेवरल यूज़ होते हैं, कई जगह काम आते हैं, तो उसकी डिमांड हम लोग बढ़ा देते हैं उसके प्राइस कम होने पर। और जब जब भी प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी, और इस तरह से आपको कर्व देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं डाउनवर्ड स्लोप। तो डाउनवर्ड स्लोप क्यों होता है समझे, ये 5 रीज़न है, तो लिख के आ जाना, अगर पेपर में आ जाएगा तो। आई होप क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। कुछ लिखना है इस पर तो लिख लो, बाकी इसका नोट्स मैं टेलीग्राम चैनल पे दूंगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। बस जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ ऐसा तो है नहीं। फिर इसके बाद 2 मिनट में मैं आता हूँ, आपको एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड भी बता देता हूँ। हाँ बेटा, तो चलो देखो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड क्या भाई, एक्सेप्शन होता क्या है। देखो अभी तक आप लॉ ऑफ डिमांड में हमेशा से पढ़ते आए कि प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है, यही पढ़ा। प्राइस घटता है तो डिमांड क्या होती है, बढ़ती है, यही पढ़ा है ना। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, प्राइस बढ़ता डिमांड घटती, प्राइस घटता डिमांड बढ़ती है। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। एक्सेप्शन क्या, कुछ जगहों पर ये जो लॉ ऑफ डिमांड है वो काम नहीं करता है। तो कौन कौन सी जगह भाई, उसको देखना है। तो एक्सेप्शन आपसे अक्सर पेपर में पूछ लेता है, तो उसको ध्यान से समझ लेना। ठीक है, तो क्या है भाई, ये कहाँ पर ये लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है, जहाँ पर वर्क नहीं करता है, वो क्या है। नंबर 1 पर है बेटा गिफन गुड्स। गिफन गुड्स क्या होता है, गिफन गुड्स एक तरह से आप बोल सकते हो कि जो आपके इंफीरियर गुड्स होते हैं, जो कि खराब क्वालिटी के गुड्स होते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, गिफन गुड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गिफन गुड्स। तो अब मान लो अगर गिफन गुड्स का
गिफन गुड्स की बात कर रहे हैं। गिफन गुड्स के केस में अगर मान लो कि इसका प्राइस कम हो जाए, इसका प्राइस कम हो जाए, तो नॉर्मली लोग क्या करेंगे, इसकी डिमांड को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे? नहीं बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि नॉर्मल लोगों को सोचना होता है कि ये खराब क्वालिटी गुड्स हैं, तो डिमांड नहीं करेंगे। अगर प्राइस कम हो गया तो लोग दूसरे तरह के गुड्स लेंगे, दिमाग पे ऐसा नहीं आएगा। तो गिफन गुड्स क्या होते हैं, जो खराब क्वालिटी गुड्स होते हैं, इतने अच्छी क्वालिटी गुड्स नहीं होते। अगर उसका प्राइस कम होगा तो डिमांड भी उसकी क्या होगी, कम होगी। क्या होगी, डिमांड भी कम होगी। और हमेशा हम लोगों ने क्या पढ़ा है भाई, प्राइस कम हो तो डिमांड बढ़ती है। लेकिन गिफन गुड्स के केस में ऐसा नहीं है। वहां पर क्या होगा, प्राइस कम होगा तो डिमांड भी क्या होगी, कम होगी। समझे कि नहीं समझे? यहाँ पर प्राइस कम होने पे डिमांड बढ़ती नहीं है। तो इसलिए ये गिफन गुड्स के केस में लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होता है। ठीक है, समझ में आई बात। नंबर 2 देखो, इसको देखो, रफ कर दूं, लिखना है तो जल्दी से लिख, विस्तार से याद आएगा। ठीक है, अब देखो इसको रफ करता हूं। नंबर 2 पर क्या है, स्टेटस सिंबल गुड्स। क्या है, स्टेटस सिंबल गुड्स। स्टेटस सिंबल गुड्स क्या है भाई, देखो इसका मतलब होता है, स्टेटस सिंबल गुड्स का मतलब कि यहाँ से इसको ऐसे लेके आओ, ये दूसरा वाला है। ठीक है, स्टेटस सिंबल गुड्स का मतलब होता है कि देखो बहुत से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि बहुत अमीर होते हैं, रिच होते हैं, तो वो प्राइस बढ़ता है तो डिमांड को बढ़ाते हैं। मतलब क्या भाई, वो ऐसे गुड खरीदते हैं, जैसे लग्जरीज कार हो गई, जैसे गोल्ड हो गया, डायमंड हो गया, तो आपने देखो वो शो ऑफ करते हैं। क्या करते हैं, शो ऑफ करते हैं दूसरों को दिखाने के लिए कि हाँ देखो मेरे पास आईफोन है, देखो मेरे पास मर्सिडीज है, मेरे पास ये वाली बाइक है। मतलब क्यों करते हैं वो ऐसा, क्योंकि उनको शो ऑफ करना रहता है। स्टेटस सिंबल गुड्स, अपने स्टेटस को दिखाने के लिए, हाँ अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए। जो कोई भी करोड़पति आदमी होता है तो देखना उसके पास वॉच हो या कोई भी शर्ट हो, वो हमेशा एक क्या करता है, बेहतरीन से बेहतरीन ब्रांड का पहनता है। ठीक है, तो स्टेटस सिंबल गुड्स, तो ऐसे गुड्स, तो ऐसे केस में क्या होता है, जब प्राइस बढ़ता है तो ये लोग क्या करते हैं, स्टेटस सिंबल गुड्स वाले ये लोग क्या करते हैं, डिमांड को बढ़ा देते हैं। भाई अगर और कोई चीज़ का प्राइस कम हो जाता है तो वो डिमांड को कम कर देते हैं। भाई अगर मान लो कोई चीज़ सस्ती हो गई तो वो तो कहेंगे भाई इस पे तो मेरा स्टेटस खराब हो रहा है, लोग मुझे पसंद ही नहीं करें। मतलब लोग कहेंगे अरे इतना अमीर आदमी और इतना सस्ता चीज़ पहने। नहीं, तो अगर किसी कार का रेट कम हो जाएगा, प्राइस कम हो जाएगा, तो वो कार को यूज़ नहीं करेंगे। आईफोन की जगह पे कोई और मोबाइल आ जाए तो फिर वो आईफोन यूज़ नहीं करेंगे, उससे अच्छा फ़ोन यूज़ करेंगे या फिर नया मॉडल यूज़ करेंगे। तो प्राइस बढ़ने पर डिमांड वो बढ़ाते हैं और प्राइस घटने पर डिमांड ऐसे लोग घटाते हैं। तो यहाँ पर भी आपका लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। समझ में आई बात? इसी को बोलते हैं एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। क्लियर हुआ? रफ करूं, चलो ठीक है। ठीक है, आगे देखो, थर्ड है एक्सपेक्टेशंस अबाउट द फ्यूचर प्राइस। एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइस, कि हमें क्या लग रहा है, थर्ड वाला देखो, कि फ्यूचर में किसी भी कमोडिटी का प्राइस बढ़ने वाला है। जस्ट सपोज मान लो ये मार्कर है, बढ़ने वाला का मतलब आज भी बढ़ा है, आज भी बढ़ा। ये 25 रुपए का मार्कर मिलता था और आज बढ़ के ये मार्कर 30 रुपए का हो गया। भाई पहले 25 का था, आज 30 रुपए का हो गया। प्राइस बढ़ गया है, प्राइस बढ़ गया, मार्कर को 25 से 30 रुपए हो गए, 25 से 30 रुपीज हो गया है। लिखिए तो, लेकिन और फ्यूचर में एक्सपेक्टेशंस है कि जो 25 से 30 रुपीज का मार्कर हुआ है वो फ्यूचर में 50 रुपीज का होने वाला है। भाई प्राइस बढ़ा तो है, 25 से 30 हुआ तो है, लेकिन इन फ्यूचर 30 से 50 होने वाला है और बढ़ने वाला है। भाई जब और प्राइस बढ़ने वाला है तो अभी तो प्राइस बढ़ा ही है, तो मैं क्या करूंगा, ऐसे केसेस में डिमांड बढ़ा दूंगा। मुझे लग रहा है डिमांड फ्यूचर में प्राइस और बढ़ने वाला है, आज तो बढ़ा लेकिन फ्यूचर में और बढ़ने वाला है, तो इसलिए मैं डिमांड अभी से बढ़ा दूंगा। कहूँगा भाई पहले ही से मार्कर खरीद के रख लेता हूँ, बाद में महंगा हो जाएगा। ठीक है, प्राइस बढ़ा लेकिन डिमांड बढ़ी। और फ्यूचर मान लो आज प्राइस घट गया, ये 25 वाला मार्कर मान लो आज 20 रुपए का मिल रहा है। ठीक है, लेकिन किसी ने मुझे आके बोला भाई देखो भी रुको, वेट करो, फ्यूचर में 10 रुपए का हो जाएगा। तो प्राइस 25 से 20 तो हुआ, लेकिन मैंने डिमांड कम कर दी। क्यों कम कर दी, लालच में आ गया ना भाई, मुझे लगा कि 10 रुपए का हो जाएगा तब और खरीदूंगा। तो ऐसे केस में भी देखो क्या हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा, डिमांड बढ़ रही, प्राइस घट रहा, डिमांड घट रही। लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं हो रहा है, लॉ ऑफ डिमांड फॉलो यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो ये क्या, इसका एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, 3 पॉइंट हो गए। नंबर 4 देखो, पॉइंट हमारा इमरजेंसीज। अब इमरजेंसीज का मतलब क्या है भाई, कॉमन सेंस की बात है कि मान लो कि कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी चीज़ है, या वॉर वगैरह हो गया या कोई भी रीज़न हो सकता है, तो इमरजेंसी आ गई है और प्राइस बढ़ गया है, आपको बहुत ज़रूरत है और उसका प्राइस बढ़ा हुआ है। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, उसकी डिमांड बढ़ाओगे ही बढ़ाओगे, डिमांड को कम नहीं करोगे। प्राइस जितना भी हो जाए डिमांड आप क्या करोगे, बढ़ाओगे या फिर डिमांड करोगे। डिमांड को आप कम नहीं कर सकते, इमरजेंसी है, या आपको लग रहा है वॉर वगैरह हो गया है, वॉर वगैरह की हालत है, वहाँ पर प्राइस बढ़ गया है, फ्यूचर में और प्राइस बढ़ने वाला है, तो आप डिमांड को बढ़ा दोगे। और ठीक है,
ऐसे केसेस पे। तो यहाँ पर भी प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रही है, तो इमरजेंसी के केस में भी यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड आपका काम नहीं करता है। ठीक है, नंबर 5 क्या है बेटा, क्वालिटी प्राइस रिलेशनशिप। क्वालिटी प्राइस रिलेशनशिप का मतलब क्या है, क्वालिटी प्राइस रिलेशनशिप का मतलब होता है कि क्वालिटी भी मैटर करती है। कि देखो अगर किसी चीज़ का प्राइस कम होता है, किसी भी कमोडिटी का प्राइस कम होता है, तो लोगों के दिमाग में रहता है कि उसकी क्वालिटी तो नहीं अच्छी है। दिमाग में होता है ना, ये सस्ता बेच रहा है, सामान सस्ता है, तो उसकी क्वालिटी क्या होगी, खराब होगी। ठीक है, लेकिन उसी जगह पर जब महंगा सामान होता है, उसका प्राइस बढ़ता है, जब महंगा होता है तो उनको लगता है भाई प्राइस ज़्यादा है, तो वो डिमांड भी उसकी बढ़ाते हैं। क्यों, क्योंकि उनको लगता है उसकी क्वालिटी भी क्या होगी, अच्छी होगी। तो इस केस में भी आपका लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है क्वालिटी प्राइस रिलेशनशिप में। ठीक, नंबर 6 चेंज इन फैशन। अगर कोई चीज़ चेंज में आ गई, फैशन में आ गई है, ठीक है, और उसका प्राइस चाहे जितना बढ़ा दो, सलमान खान कोई जीन्स पहन के आ गए, ठीक है, बेहतरीन, अभी मूवी आ रही है ना, किसी का भाई किसी की जान, ठीक है, तो मूवी आ रही है, अभी मान लो कोई ट्रेंड में आ गया, किसी को कोई जीन्स पसंद आ गई, कोई शर्ट पसंद आ गई, वो ट्रेंड में आ गया, अब वो कपड़ा 500 का मिले, 600 का मिले, 700 का मिले, 800 का मिले, प्राइस बढ़ता जाए, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता है, सबको क्या बनना है, सबको सलमान खान ही बनना है, सबको सलमान खान ही बनना है। क्यों बनना है भाई, वो कह रहे हैं भाई कुछ भी हो जाए, प्राइस बढ़ने दो, अब बढ़ता है बढ़ने दो, हमें तो डिमांड बढ़ानी है, हमें तो उसी के जैसे पहनने हैं कपड़े। समझ में आ रही बात, तो ऐसा होता है। ठीक है, और प्राइस कोई चीज़ फैशन से हट गई, उसका प्राइस कम हो गया, तो डिमांड भी कम हो जाएगी। कोई चीज़ आई एम सो सॉरी, ठीक है, प्राइस कम हो गया तो डिमांड भी उसकी क्या हो जाएगी बेटा जी, कम हो जाएगी। भाई फैशन में ही नहीं है तो डिमांड कौन करेगा, चाहे इतना पैसा कम कर लो, फैशन में नहीं तो नहीं खरीदेंगे। समझ में आ रही बात, तो ऐसा भी होता है। तो इस केस में भी आपका काम नहीं करता है क्या, लॉ ऑफ डिमांड। तो ये 6 एक्सेप्शन थे, तो एग्जाम में अक्सर पूछ लेता है, तो ध्यान से देख लेना, इसका नोट्स मैं दे दूंगा, बाकी एक बार बुक से रीडिंग कर लेना। उसके बाद कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना, और आज ही आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ तक हो गया आपका। इसके बाद बेटा जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, देखो ध्यान से, वो है चेंज इन डिमांड। क्या है, चेंज इन डिमांड, और दूसरा है शिफ्ट इन डिमांड, शिफ्ट इन डिमांड। ठीक है, तो ठीक है, देखो चेंज इन डिमांड का मतलब क्या है। देखो डिमांड में हम लोगों ने पढ़ा है अभी कि डिमांड जो चेंज होता है 2 रीजन से होता है। एक तो क्या होता है प्राइस की वजह से, एक तो क्या होता है बच्चों, प्राइस की वजह से जब कोई चीज आ जाता है तो उसमें डिमांड में चेंज होता है। भाई प्राइस मान लो ये है आपका, इधर डिमांड है, प्राइस अगर 10 है, 5 है, 10 था आपकी डिमांड तो 20 थी, 5 हो गया, डिमांड आपने बढ़ा दी। तो प्राइस जब भी घटता है तो डिमांड बढ़ती है, और जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटती है। एक तो ये फैक्टर होता है। दूसरा फैक्टर होता है, देखो पहला होता है ड्यू टू चेंज इन प्राइस। तो डिमांड में चेंज कब होता है, पहला रीजन होता है ड्यू टू चेंज इन प्राइस, प्राइस में चेंज होने में से। और दूसरा रीजन क्या है, ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर। अदर फैक्टर समझते हो, जैसे आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस था, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाए तो वो डिमांड बढ़ा देता है, कंज्यूमर की इनकम घट जाए तो डिमांड घटा देता है। कोई चीज अगर हमारे टेस्ट में आ जाए तो मैं डिमांड बढ़ा दूंगा, कोई चीज अगर हमारे टेस्ट से चली जाए तो हम लोग डिमांड घटा देते हैं। तो ये सारी चीजें होती है ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर। तो डिमांड 2 वजह से चेंज होती है। इस ग्राफ को बना लेना, बहुत फायदा आएगा, फायदा होगा आपको। ठीक है, तो डिमांड 2 वजह से चेंज होती है। एक तो ड्यू टू चेंज इन प्राइस, प्राइस की वजह से चेंज होती है। दूसरा होता है इसके जो अदर फैक्टर्स होते हैं उसकी वजह से डिमांड में चेंज आता है। ठीक है, तो अब देखो अगर प्राइस की वजह से चेंज होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्म एज मूवमेंट अलोंग सेम डिमांड कर्व, या फिर चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बोलेंगे, या फिर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। ठीक है, इसको किस नाम से हम लोग टर्म क्या देंगे, इसको चेंज इन क्वालिटी, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, अगर प्राइस की वजह से चेंज होगा। और अगर अदर फैक्टर की वजह से आपकी डिमांड में चेंज होगा तब क्या लिखेंगे हम लोग, शिफ्ट ऑफ द डिमांड, शिफ्ट ऑफ द डिमांड, या फिर चेंज इन डिमांड। क्या बोलेंगे, चेंज इन डिमांड। होता क्या है, जब प्राइस की वजह से चेंज होता है तो आपको मूवमेंट दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है, मूवमेंट दिखाई देती है। जब आप कर्व बनाओगे, कर्व बनाते हो ना, तो उसमें आपको मूवमेंट दिखाई देगी, यहां से यहां हो जाएगा, यहां से यहां हो जाएगा, तो कुछ आपको मूवमेंट दिखाई देती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, डिमांड शिफ्ट हो जाती है। शिफ्ट का मतलब यहां से यहां चली जाती है। अभी जब कर्व बनाऊंगा तो आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, अभी मैं नॉर्मली इतना समझ लू, अदर फैक्टर की वजह से डिमांड में क्या होता है, शिफ्ट हो जाती है एक जगह से दूसरी जगह।
लेकिन इसमें क्या दिखता है आपको, मूवमेंट दिखाई देती है। क्या होती है, मूवमेंट दिखाई देती है। क्या मूवमेंट दिखाई देती है वो अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। उसके बाद इसको जब हम लोग ग्राफिकली एक्सप्रेस एज मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, जब इसको हम लोग ग्राफिकली एक्सप्रेस करेंगे, मतलब जब ग्राफ बना के दिखाएंगे, कर्व बना के दिखाएंगे, तो क्या होगा, इसमें दो मूवमेंट होगी। क्या होगी, दो मूवमेंट। एक तो डाउनवर्ड मूवमेंट होगी, डाउनवर्ड, और दूसरी क्या होगी, अपवर्ड मूवमेंट। जब मूवमेंट होगी प्राइस की वजह से, कर्व में जो मूवमेंट होगी दो तरह की होगी। एक क्या होगी, डाउनवर्ड मूवमेंट, और सेकंड क्या होगी, अपवर्ड मूवमेंट। अभी कर्व बना रहा हूं, सब समझ में आएगा, ठीक है। अभी इतना समझ लो, दो तरह की मूवमेंट होगी, एक होगी डाउनवर्ड मूवमेंट और एक होगी अपवर्ड मूवमेंट। डाउनवर्ड मूवमेंट को हम लोग एक्सपेंशन ऑफ डिमांड भी बोलते हैं, और अपवर्ड मूवमेंट को हम लोग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड भी बोलते हैं। तो आपकी बुक में हो सकता है इस नाम से दे रखा हो, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन, ठीक है। उसी को डाउनवर्ड और एक्सपेंशन बोलते हैं, अपवर्ड को हम लोग कॉन्ट्रैक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ग्राफिकली जब एक्सप्रेस करोगे, तो अगर इसमें शिफ्ट होगी, तो डिमांड दो तरह से शिफ्ट होगी। एक होगा इंक्रीज इन डिमांड और दूसरा क्या होगा, डिक्रीज इन डिमांड। कैसे चेंज होगा अभी दिखाता हूं, ठीक है। यहां तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो अभी स्क्रीनशॉट ले लेना। अब देखो, अब ये दिखाता हूं और समझ में एक बार में आ जाएगा, और आपके पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, इसलिए ध्यान समझना। देखो यहां पर क्या है, मान लेते हैं हम लोग, ले लेते हैं प्राइस, और यहां पर हम लोग लेते हैं क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड। और अगर मान लो प्राइस अभी आपका 10 है, प्राइस क्या आपका 10 है, तो डिमांड कितनी है आपकी 50। और जब आपका प्राइस नहीं सॉरी 10 है, तो क्वांटिटी डिमांड कितनी है आपकी, मान लो 100। और जब प्राइस 20 हो गया, तो क्वांटिटी डिमांड कितनी होगी, 50 हो गई। समझ में आ रही बात। तो जब प्राइस, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, प्राइस क्या है 10 था, तो डिमांड कितनी होगी 100। और जब प्राइस बढ़ा तो डिमांड क्या होगी, कम, ठीक। अब दूसरा देखो, एक और लेते हैं, यहाँ पे ले लो प्राइस, और यहाँ पर मैंने ले लिया क्वांटिटी डिमांडेड। अब देखो, जब प्राइस 20 था तो डिमांड कितनी थी 50, और जब प्राइस 10 हो गया तो डिमांड कितनी होगी 100। अब इसको ध्यान से देखना और अच्छे से समझना। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, ड्यू टू चेंज इन प्राइस, प्राइस की वजह से क्या चेंज आता है। जब प्राइस 10 है तो क्वांटिटी डिमांड कितनी है 100। जब प्राइस 20 तो क्वांटिटी डिमांड कितनी है 50। यानी कि जैसे ही प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है। तो अगर इसको हम लोग ग्राफिकली दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे, देखो ये आपका हो गया, ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ठीक है। ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस। हम लोग इधर साइड प्राइस लेते हैं, इसको मैं थोड़ा सा रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है, समझ आप लोग नोट कर लेना। तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस, को बोलते हैं हम लोग वाई एक्सिस। इधर हम लोग क्या लेते हैं, प्राइस, और इधर हम लोग क्या लेते हैं, क्वांटिटी डिमांड। आपको पता ही है, बता चुका हूं पहले भी लास्ट क्लास में। यहाँ लिया 0, तो प्राइस कितना है 10, फिर प्राइस कितना है 20, और यहाँ पर कितना है 100, और यहाँ पर कितना है, सॉरी पहले 50 ले लो, 50 और फिर 100। अब देखो, जब प्राइस 10 था तो क्वांटिटी डिमांड कितनी थी 100। तो प्राइस जब 10 था तो क्वांटिटी डिमांड कितनी थी 100। समझ में आ रही बात। अब देखो, ये कौन सा पॉइंट हो गया हमारा, ए, ठीक है, पॉइंट हमारा क्या होगा ए। अब जब हमारी जो प्राइस 20 हुआ तो क्वांटिटी डिमांड कितनी होगी 50। जब प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी डिमांड कितनी होगी 50। ये क्या हो गया हमारा पॉइंट बी। क्या हो गया हमारा पॉइंट बी। तो अब देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, देख रहे हो, ये ऐसे बनेगा, यूं ही बनेगा ना, ए से बी। तो अब स्लोप कैसा बन रहा है, ये तो आप बता दोगे, कैसी मूवमेंट, कैसा स्लोप बन रहा है, डाउनवर्ड स्लोप बन रहा है। ये देख के समझ में आ रहा है स्लोप कैसा बन रहा है, डाउनवर्ड स्लोप बन रहा है। लेकिन देखो मूवमेंट कैसी हो रही है, मूवमेंट कैसी, डाउनवर्ड है कि अपवर्ड, जल्दी बताओ कैसी मूवमेंट हो रही है, ए से बी जा रहे हैं। क्या हो रही है, ए से बी जा रहे हो, तो मूवमेंट कैसी हो रही है बच्चों, अपवर्ड मूवमेंट। कैसी मूवमेंट हो रही है, अपवर्ड मूवमेंट। समझ में आ रही बात। और अपवर्ड मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड भी बोलते हैं। तो यहां पर लिख सकते हो आप कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। समझे कि नहीं समझे। देखो क्या हो रहा है, जब प्राइस आपका 10 था तो आपकी डिमांड कितनी थी 100। जब प्राइस 20 हुआ तो डिमांड क्या होगी 50। तो पहला पॉइंट ए फिर बी, तो आप क्या हो रहा है, ए से बी जा रहे हो, ऊपर है ना, ऊपर जा रहे हो, तो क्या हो गया
अपवर्ड मूवमेंट हो रही है, और अपवर्ड मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। समझ में आई बात, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आई थिंक यहाँ पे ये समझ में आ गया होगा, ये पॉइंट क्लियर है। देखो दूसरा क्या बोल रहा है कि जब प्राइस 20 है तो डिमांड कितनी हुई है 50, और जब प्राइस 10 हुआ तो डिमांड कितनी 100, यानी कि प्राइस जब घट रहा है तो डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसको कैसे दिखाएंगे हम लोग, देखो दो एक्सिस ले लो, एक आपका हो गया एक्स एक्सिस और एक क्या हो गया आपका वाई, क्या हो जाएगा आपका एक वाई एक्सिस, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या होगा, आप लोग को उसी तरह हम लोग यहाँ पे 0, यहाँ पे कितना है 50 क्वांटिटी मार्केट में, और यहाँ कितना है 100, और प्राइस क्या है आपका 10 और 20, यहाँ पे एक 10 ले लो, एक यहाँ पर 20 ले लो। अब क्या बता रहा, देखो ध्यान से, जब प्राइस 20 से कितना है, जब प्राइस 20 डिमांड कितनी है 50, 20 पे क्या करोगे आप 50, यही पॉइंट बनेगा एक ठो। तो हम लोग इसको यहाँ पे नीचे ले आओ, तो ये जो पॉइंट बना आपका क्या है ए। अब देखो 10 से 100, 10 पे 100, तो 10 कहाँ है ये, और 100 कहाँ है भाई ये, ठीक है। तो यहां पे ले आओ, यही बनेगा ना 10 से 100, समझ में आ रही बात। तो ये कौन सा पॉइंट हो गया आपका बी, कौन सा पॉइंट हो गया आपका बी। तो अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, ए पॉइंट ये है, बी ये है, तो कैसा स्लोप तो वही बन रहा है, डाउनवर्ड स्लोप बन रहा है, जैसे इसमें तो वही सेम बन रहा है, लेकिन इसमें डिमांड क्या हो रही है, देखो जल्दी से, मतलब यहां पर क्या अपवर्ड मूवमेंट था, आप यहां से ए से बी गए थे, बट यहां पे ए से बी क्या हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। कैसे आ रहा है, ए से बी नीचे की तरफ आ रहा है, तो कैसी मूवमेंट हो रही है बच्चों, डाउनवर्ड मूवमेंट। कैसी मूवमेंट हो रही है बच्चों, डाउनवर्ड मूवमेंट, या फिर हम लोग बोल सकते हैं एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। समझ में आ रही बात। देखो तो ए से बी की तरफ आए तो एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, ए से बी ऊपर की तरफ गया तो क्या हुआ, क्या हुआ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, और जब ए से बी नीचे की तरफ आ रहे हैं तो कैसी मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट। उम्मीद करता हूँ ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना। इतना समझ लो, जब प्राइस कभी भी प्राइस बढ़ता है तो डिमांड क्या होती है, कम होती है, और जब कम होगी तो यहाँ पर कैसा बनेगा आपका अपवर्ड मूवमेंट होगी, और जब प्राइस के क्वांटिटी मार्ट क्या हो रही है यहाँ पर देखो बढ़ रही है, जैसे प्राइस कम हो रहा है डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो वहां पर कैसा मूवमेंट हो रहा है आपका एक्सपेंशन ऑफ डिमांड या फिर डाउनवर्ड मूवमेंट। इसकी प्रैक्टिस कर लेना, यहाँ पर अपने प्राइस और क्वांटिटी मार्ट लेना और देखना वहां पर क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रही है, यहां से यहां आ गए, यहां से यहां आ गए। समझ में आई बात। अब हम लोग देखेंगे शिफ्ट ऑफ डिमांड, क्या समझेंगे, शिफ्ट कैसे होती है डिमांड। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर डिमांड को शिफ्ट करना भी सीखते हैं। हाँ तो चलिए अब देखते हैं सेकेंड हमारा कि जो है चेंज इन डिमांड हम लोगों ने देख लिया, प्राइस में क्या चेंज होता है। अब ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर, यानी कि प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा लेकिन उसके अदर फैक्टर में चेंज होगा, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चेंज इन डिमांड, यानी कि डिमांड में चेंज हो रहा है। समझ में आ रही है, डिमांड में चेंज होगा। तो डिमांड में चेंज होगा तो क्या होगा भाई, देखो मान लो ये आपका प्राइस है ना, और ये आपकी डिमांड है, ठीक है, कौन डिमांड मान लो। तो अब मान लो प्राइस आपका 10 है, प्राइस आपका 10 है, ठीक है, डिमांड कितनी थी आपकी 100, अब बाद में कितनी होगी आपकी डिमांड 200, ठीक है। एक यहां पे ले लिया और दूसरा में ले लिया प्राइस, यहां पर ले लिया मैंने डिमांड। अब जब प्राइस आपका 10 था तो डिमांड आपकी कितनी थी 100, फिर प्राइस आपका 10 ही है, डिमांड कितनी हो गई 50, ठीक है। अब देखो समझो बात को, क्या बोलना चाह रहे हैं, ये बोलना चाह रहे हैं कि प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा है, प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा है, अदर फैक्टर की वजह से कभी डिमांड बढ़ रही कभी डिमांड घट रही। जैसे मान लो कोई पर्सन है जिसका नाम है राहुल, तो प्राइस तो कोई भी चीज का 10 ही था, लेकिन है ना 10 रुपए लीटर ही था, कोई भी चीज थी, तो उसकी इनकम पहले कम थी तो कितना लेता था, क्वांटिटी डिमांड कितना करता था 100, लेकिन बाद में क्या हुआ उसकी इनकम बढ़ गई तो वो 10 की कितना ले लेगा 200 ले लेगा, 10 पे 100 लेता था, इनकम उसकी घट गई, उसने 10 प्राइस उतना ही है लेकिन डिमांड कितनी कर रहा है वो 50 कर रहा है। तो अब हम लोग देखेंगे इसमें कैसा कर बनेगा। तो देखो जल्दी से फटाफट, एक ले लो आप एक्स एक्सिस, एक ले लो आप वाई एक्सिस, ठीक है। तो यहां पर मैंने लिया 0, यहां पर मैंने लिया प्राइस कितना, प्राइस तो इधर लिया था, इधर पे ले लो 50, अब यहाँ पे 100 है और यहाँ ले लो 200, और यहाँ कितना है आपका प्राइस 5 ले लेते हैं 5, और फिर यहाँ ले लेते हैं हम लोग 10, ठीक है। अब बताओ यहाँ पर देखना समझ में ध्यान से, प्राइस कितना है 10, क्वांटिटी डिमांड कितनी है 100, तो 10 पे 100 कहाँ है ये है, ये कैसा पॉइंट हो गया हमारा ए। अब यहाँ पे कितना है
10 प्राइस 10 ही है और क्वांटिटी डिमांड कितनी है 200। अब देखो क्या हो रहा है, ये बन रहा है आपका, तो पॉइंट कहां बनेगा दूसरा वाला आपका बी। अब ध्यान से देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, दिख रहा है आपको कुछ, तो कैसी यहाँ पर डिमांड क्या हो रही है, शिफ्ट हो रही है। अभी उसमें आपने देखा था यू बनाते थे आप, ऐसे होता था है ना, इस तरह से हो रहा था, या ऊपर जा रहा था या नीचे आ रहा था, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रही है डिमांड। मतलब देखो ए से बी हो रही है, समझ में आ रही बात, इसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, डिमांड इस जगह से उस जगह पर शिफ्ट हो रही है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शिफ्ट इन डिमांड। समझ में आई बात, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्या हो रही डिमांड में, इंक्रीज हो रही है घट रही है डिमांड, देखो ध्यान से, इंक्रीज इन डिमांड। भाई प्राइस 10 था, डिमांड 100 थी, प्राइस 10 ही है लेकिन डिमांड क्या होगी 200 होगी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंक्रीज इन डिमांड। क्या बोलेंगे बच्चों, इंक्रीज इन डिमांड। कुछ क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, समझ में आई बात, कोई डाउट होगा तो कर लेना, थोड़ा सा टॉपिक कंफ्यूजिंग है तो एक दो बार करके अच्छे से देखना। अगला देखो दूसरा वाला देखते हैं, यहाँ पर प्राइस है x, यहाँ पर क्या है y। तो अब यहाँ पर देखो मैंने लिया 0, क्वांटिटी डिमांड कितनी है 50 है एक बार, और एक बार कितनी है 100। यहाँ पर प्राइस ले लेते हैं हम लोग एक बार 5, एक बार हम लोग लेते हैं 10। तो 10 पे कितना है डिमांड पहले 100, तो जब प्राइस 10 था तो डिमांड कितनी थी 100। तो यहाँ पर देखो 100, ये पॉइंट हमारा हो गया ए। प्राइस कितना है 10, डिमांड कितनी है 50, तो 10 पे आओ, डिमांड कहाँ है, फिर से आओ यहीं पे 50। दूसरा पॉइंट कहाँ बन रहा है, ये हमारा कैसा पॉइंट हो गया बच्चों, बी पॉइंट। क्या हो गया हमारा बी पॉइंट। तो डिमांड कहाँ हो रही, अब देखो ए से बी जा रही है, लेकिन इधर इंक्रीज हो रही थी, आगे जा रही थी, लेकिन यहाँ क्या 10 पे 100 और 10 पे 50 हो गई, डिमांड घट रही है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिक्रीज इन डिमांड। क्या बोलेंगे बच्चों जी, बोलो बोलो, डिक्रीज इन डिमांड। समझ में आया कि नहीं आया, तो हो गया ये टॉपिक भी आपका खत्म। इसकी प्रैक्टिस करना अच्छे से, 2-4 ग्राफ बना के देख लेना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे पूरा। इसकी प्रैक्टिस आप लोग अच्छे से कर लेना, नहीं तो कंफ्यूजिंग हो सकता है। अदरवाइज उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ में आ गया। तब भी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना। और